30 है, सॉरी 39। चलिए जी, हमारी रीडिंग है आज, थोड़ी सी सोने का समय है आज। ओके, पेज नंबर 626। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि आपको रजिस्टर अगर करना है तो रजिस्टर होने का तरीका क्या है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि अगर उनमें उस रजिस्ट्रेशन वाले पर्टिकुलर्स में अगर कुछ चेंज करना पड़ जाए तो हम चेंज कैसे कर सकते हैं। चेंज इन द पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ चेंज इन द नेम, एड्रेस और अदर पार्टिकल्स इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपने नाम चेंज करना है, पता चेंज करना है या इसके अलावा कोई और चीज़ आपने चेंज करनी है, द पर्सन शेल नोटिफाई इट इन कंप्यूटराइज सिस्टम इन 14 डेज ऑफ चेंज। 14 दिन के अंदर अंदर आपको FBR अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। हाँ, अगर आप ट्रेडर से मैन्युफैक्चरर बने हैं, द चेंज एज मैन्युफैक्चरर शेल बी अलाउड इफ ऑल कंडीशंस इन रूल 5 आर फुलफिल्ड। सर ये रूल 5 ये वाला था, अगर आप वापस रूल 5 आए ना तो ये था इसके अंदर, ये क्या आपने तस्वीरें देनी है, GPS टैग, मशीनरी की, वो सारी बातें आपको देनी पड़ेंगी। वो कहते हैं कि अगर तो आपके पर्टिकुलर ट्रेडर से मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं तो रूल 5 में जितनी चीज़ें लिखी हैं वो सारी पूरी होनी चाहिए। अगर चेंज अप्रूव हो गई, कंप्यूटराइज सिस्टम विल इशू रिवाइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। चेंजेस अप्रूव होने के बाद सिस्टम से एक रिवाइज सर्टिफिकेट निकल आएगा। द इफेक्टिव डेट शेल बी द डेट द पर्सन अप्लाइड फॉर चेंज। और इन चीज़ों का इतलाक होगा डेट ऑफ चेंज, जिस दिन आपने अप्लाई किया होगा वहाँ से। तो नॉर्मली ये अप्रूव होने में ना 5-7 दिन लग जाते हैं, लेकिन जो इफेक्टिव डेट ऑफ चेंज होगी वो उस दिन से होगी जिस दिन आपने अप्लाई किया होगा। ठीक हो गया। The commissioner may, based on available information after inquiry, make modification in the registration of the person। अगर उसके पास कोई इंफॉर्मेशन दस्तयाब है तो उसकी बेस पे वो क्या कर सकता है, आपकी मॉडिफिकेशंस भी कर सकता है। 626 पेज है, ठीक है जी, ऑल गुड, सब अच्छा है। चलें, क्या रजिस्ट्रेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है? लाहौर से कराची, कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पेशावर, पेशावर से कोयटा, कोयटा से मुल्तान, मुल्तान से फैसलाबाद। यस, द बोर्ड में ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ वन LTO और RTO टू अनदर। ओके, सो एक जगह से लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस से रीजनल टैक्स ऑफिस या रीजनल टैक्स ऑफिस से लार्ज या कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकती है। रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर होने पे all records responsibilities of registered person shall be transferred to new LTO और RTO। तमाम रिकॉर्ड्स, तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो नए ऑफिस में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। LTO और RTO where registration is transferred shall now exercise jurisdiction। LTO और RTO जहां पे रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर हुई है अब वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेंगे रिगार्डिंग एक्शंस टेकन और पेंडिंग अगेंस्ट टैक्स पेयर। सर होता यह है कि जब आप अपना दफ्तर लाहौर से कराची ट्रांसफ़र करते हैं ना तो लाहौर में सारी फाइल्स आपकी पड़ी होती हैं, सारा रिकॉर्ड आपका पड़ा होता है, तो वो सारा रिकॉर्ड ना ट्रांसफ़र होना होता है, तो वो लाहौर से कराची वो ट्रांसफ़र होता है। तो जो भी एक्शंस आपके ख़िलाफ़ लिए गए थे वो भी अब नए LTO में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, नए ऑफिस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जो केस चल रहे थे वो भी नए दफ्तर में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इन केस ऑफ ट्रांसफ़र the board shall issue intimation letter to person along with a copy to LTO और RTO। और जब आपकी ट्रांसफर हो जाएगी तो FBR आपको एक इंटीमेशन लेटर देगा और RTO और LTO को भी लेटर इशू कर देगा कि इस भाई साहब का ट्रांसफर हो गया है। If a person intends to shift his business activity from the jurisdiction of one LTO or RTO to another, he shall apply to the board। अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो आप बोर्ड को अप्लाई करेंगे, बोर्ड जो है वो प्रोसीजर फॉलो करेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा सर, यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो चेंज इन पार्टिकुलर्स है ना, ये जो 4 में लिखा हुआ है ना, ये कमिश्नर की पावर है कि अगर कमिश्नर खुद से करना चाहे ना तो खुद से आपके पार्टिकुलर चेंज कर सकता है। और ये जो 3 चीजें हैं ना, ये अगर आप खुद करवाना चाहें तो ये वो है, अगर आप खुद करवाना चाहें। 4 में है कमिश्नर की पावर है, 1, 2, 3 में अगर आप खुद करना चाहें तो ये वो है। इसी तरह ये जो रूल 8 है इसमें अगर आप खुद करवाना चाहेंगे तो सर ये 2, 3 और 4 वाला है, 2, 3 और 4 वाला है। और अगर बोर्ड की शक्ति की बात करें तो बोर्ड जो है ये 1 वाला है। बोर्ड अगर खुद करना चाहे तो 1 है। ओके, तो बोर्ड अगर खुद करना चाहे तो 0.1 है,
और अगर आप खुद करना चाहें तो प्रोसीजर है 234। ओके, चलें। ऑप्शन टू फाइल एप्लीकेशन विद कमिश्नर, ये मेरे जैसे लोगों के लिए है जिनको कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता। अ पर्सन अनेबल टू फाइल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और चेंज इन पर्टिकुलर्स डायरेक्टली इन द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, जो शख्स नहीं कर सकता, अनेबल है, ही में सबमिट डाटा टू कमिश्नर हु शैल इंश्योर एंट्रीज इन द सिस्टम विद इन 3 days। वो क्या करेगा जी, कमिश्नर को डाटा देगा और कमिश्नर इस बात को इंश्योर करेगा कि उसकी एंट्रीज 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो सिस्टम के अंदर कर दी जाए। रूल 10 ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है। ये ऑब्सोलीट क्यों हो चुका हुआ है? ये उस वक्त था जब आपका मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हुआ करती थी, जब आपके CNIC जो हैं वो बिल्कुल मैनुअल हुआ करते थे, तब पता नहीं होता था कि क्या चल रहा है। तो हर बंदे ने, कोई लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में 5-5 6-6 जगह पे रजिस्ट्रेशन कराई होती थी। वो कहता था चलो एक जगह से कोई मसला हो भी गया, दूसरी रजिस्ट्रेशन तो खुली हुई है ना, खैर है। तो उसको कैंसिल करने का तरीका है ये। अ पर्सन होल्डिंग मल्टीपल सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन shall retain only one and surrender others to commissioner। सर, जो शख्स मल्टीपल सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन होल्ड करता है वो सिर्फ एक रखेगा अपने पास और बाकी तमाम कमिश्नर को सरेंडर कर देगा। ये आपकी सवाबदीदा कौन सी आपने रिटेन करनी है और कौन सी आपने सरेंडर करनी है। बोर्ड में एलोकेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड डिफरेंट LTO RTO। हाँ, ये बोर्ड कह सकता है कि अगर आपकी डिफरेंट फैक्ट्रीज डिफरेंट शहरों में हैं तो फिर आप हर एक के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन रख सकते हैं। द टैक्स लाइबिलिटीज ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन शैल बी ट्रांसफर टू रिटेन। जो कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन हैं उसकी टैक्स लाइबिलिटी रिटेन वालों पे ट्रांसफर कर दी जाएगी, यानी अगर लाहौर कैंसिल हो गया तो वो सारा कराची में चला जाएगा। इफ रजिस्ट्रेशंस आर इन डिफरेंट LTOs RTOs द ओल्ड कमिश्नर शैल ट्रांसफर द टैक्स एरियर फाइल टू द न्यू LTO RTO। अगर आपकी डिफरेंट लोकेशंस पे हैं तो पुराना कमिश्नर जो है वो जितना टैक्स एरियर है वो एक जगह पे आ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, तमाम केस पेंडिंग, तमाम फाइल्स, तमाम टैक्स लाइबिलिटीज दूसरे लोग उस जगह पे ट्रांसफर कर देंगे जो लोकेशन आपने रिटेन करनी है। सर कोई सवाल? यहां तक कोई सवाल? ऑल गुड, सब अच्छा है। चलिए जी, अब अगला प्रोसेस है डी रजिस्ट्रेशन का। अगर आप डी रजिस्टर होना चाहते हैं, डी रजिस्ट्रेशन की वजह क्या है, ये लिखा हुआ है जी, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु सीजेस टू कैरी ऑन हिज बिजनेस। अगर आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं या हु सप्लाईज बिकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, या किसी वजह से हुकूमत ने वो चीज़ें एग्जेम्प्ट कर दी हैं जो आप बेच रहे हैं, एंड हु इंटेंड्स टू गेट डी रजिस्टर्ड, और आपका फायदा कोई नहीं है रजिस्टर होने का, चीज़ें एग्जेम्प्ट हो गई या कारोबार ही बंद कर दिया, शैल अप्लाई ऑनलाइन थ्रू दी कंप्यूटराइज सिस्टम फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक फॉर्म होता है, फॉर्म STR3, सेल्स टैक्स रिटर्न 3, आप वो फाइल करते हैं ऑनलाइन और आप अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन की दरखास्त दे देते हैं। द कमिश्नर ऑन सच एप्लीकेशन, या फिर खुद से, देखें एप्लीकेशन पे करेगा या अपने इनिशिएटिव पे खुद से करेगा, मे इशू एन ऑर्डर ऑफ डी रजिस्ट्रेशन और कैंसलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। वो फैसला दे देगा कि भाई साहब को डी रजिस्टर कर दो या इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, विद इन लेटर ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में से जो बाद में आएगा ना वही लिमिट है। 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जब आपने एप्लीकेशन दी होगी उसके 60 दिन के अंदर अंदर डी रजिस्टर करेगा, या फिर फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑल ड्यूज आउटस्टैंडिंग आर डिपॉजिटेड बाय हिम। सर, जब डी रजिस्ट्रेशन होती है ना तो आपका एक फाइनल ऑडिट होता है, याद है फाइनल रिटर्न पड़ी थी, आपका एक फाइनल ऑडिट होगा, आपकी एक फाइनल रिटर्न जमा होगी, उसके नतीजे में टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। अगर तो आप टैक्स लायबिलिटी 200 दिन तक जमा नहीं कराएंगे तो वो आपको डी रजिस्टर नहीं करेगा। ये नहीं है कि 60 दिन गुजर गए तो डी रजिस्टर, वो कहता है लेटर ऑफ। दोनों में से जो लेटर है, टैक्स लायबिलिटी कब जमा हुई या 60 दिन, विच एवर इज लेटर, दोनों में से जो लेटर होगा उस पर वो आपको डी रजिस्टर करेगा। हाँ, टाइम देता है वो आपको टाइम देता है कि जी हम नहीं, इसमें आखिरी फाइनल रिटर्न बस जमा करानी होती है। वो आपको बताता है कि इस इतने से लेके इतने समय तक की जमा करा दो। हाँ, और वो वही वाली होती है जो टाइम बचा होता है, बाकी तो सारी हो चुकी होती है। जी ऐसे ही है। द पर्सन शैल बी डी रजिस्टर्ड थ्रू द कंप्यूटराइज सिस्टम अकॉर्डिंगली, और आपको कंप्यूटर सिस्टम से अकॉर्डिंगली जो है वो डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। The registered person shall be restricted from filing the return after the date of online submission of deregistration application। जितनी रिटर्न्स फाइल हो गई सो हो गई, उसके बाद आपको रोक दिया जाएगा, आप मजीद कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। Further, no input tax adjustment or refund shall be allowed to the registered person during the period of deregistration।
डी रजिस्ट्रेशन वाले पीरियड में आपको ना तो कोई इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट दी जाएगी, ना ही कोई आपको रिफंड दिया जाएगा। सिमिलरली नो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट और रिफंड शैल बी अलाउड टू एनी अदर रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इनवॉइसेस इशूड बाय सच पर्सन ड्यूरिंग अ पीरियड रजिस्ट्रेशन। बड़ी फजूल सी बात है सर, आप डी रजिस्टर हो रहे हैं, आपका इनपुट टैक्स और आपका रिफंड तो लॉक हो जाएगा, वो कहेगा फाइनल रिटर्न में सब देख लेंगे, सब हिसाब किताब कर लेंगे। लेकिन आपने जो इनवॉइसेस इशू की होंगी ना, मैंने आपसे खरीदारी किया है, मेरा इनपुट भी डिसअलाउ हो जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे भी इनपुट नहीं मिलेगा आपकी इनवॉइसेस का। बस जो इनवॉइसेस रह गई होंगी, बस जो फाइनल रिटर्न के अंदर होंगी ना वो वाली, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन से लेके डी रजिस्ट्रेशन तक की सारी जो पड़ी होंगी वो सारी, हाँ वो नहीं, उसकी खैर है, जो इनवॉइसेस आपने क्लेम करके रिटर्न सबमिट कर दिए ना, वो कहानी खत्म हो गई, उसका मसला नहीं है। Where commissioner desires to conduct audit or inquiry of applicant to determine his liability, he shall require the applicant to furnish the records। अगर कमिश्नर कहता है ना कि डी रजिस्ट्रेशन से पहले इसका ऑडिट करना है, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लेगा। Upon receipt of complete records and completion of the audit or inquiry, the commissioner shall finalize such proceedings within 90 days from the date of application and direct the applicant to discharge any outstanding liability by filing a final return। अगर वो ऑडिट करना चाह रहा है, वो आपसे रिकॉर्ड मांगेगा और रिकॉर्ड मांगने के 90 दिन के अंदर अंदर उसने फैसला सुनाना है। अच्छा, अब अजीब सी बात है, ऊपर वो कहता है कि 60 दिन के अंदर अंदर आपने फैसला करना है, नीचे कहता है कि जी 90 दिन तो ऑडिट के लिए ही चाहिए। पता नहीं क्या बात है ये। चलें खैर आगे चलते हैं। वो सूरत में है कि अगर ऑडिट ना हो, ठीक है, ऑडिट हो तो फिर ये आपके पास नई टाइम लिमिट है। ऑन सबमिशन ऑफ फाइनल रिटर्न एंड पेमेंट एन एंट्री शैल बी मेड इन द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। फाइनल ऑडिट हो गया, फाइनल रिटर्न आपने जमा करा दी और उसने आपको कहा कि इतना टैक्स आपका ड्यू बनता है जो आपने पे करना है, वो आपने पे कर दिया, सिस्टम में एंटर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपको डी रजिस्टर कर दिया जाएगा 90 दिन पूरे होने पे। प्रोवाइडेड दैट एडजर्नमेंट बी एक्सक्लूडेड बट नॉट लेटर देन 90 डेज। अगर आप बीच में कोई एडजर्नमेंट ले रहे हैं किसी भी वजह से, वो 90 दिन से निकाल दिया जाएगा टाइम, और उसके बाद जब 90 दिन पूरे होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। आफ्टर रिसीट ऑफ द डी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, द रजिस्टर्ड पर्सन's obligation to file monthly sales tax return shall remain suspended unless he is either deregistered or his application is rejected। सर, एक दफ़ा आपने डी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डाल दी ना, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप सस्पेंड से मुराद है आपकी रिटर्न सबमिशन सस्पेंड कर दी जाएगी, ठीक है। आप मजीद कोई रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते जब तक आप डी रजिस्टर नहीं हो जाते या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो जाती, उसके बाद खुल जाता है वो हिसाब। लेकिन डी रजिस्टर हो गया फिर तो कहानी खत्म हो गई। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फाइल टैक्स रिटर्न फॉर 6 consecutive months, the commissioner may, after issuing a notice and giving an opportunity of being heard, shall issue deregistration order and shall be deregistered through the computerized system। अगर आपने मुसलसल 6 महीनों की रिटर्न जमा ना कराएं तो कमिश्नर नोटिस इशू करने के बाद और आपको सुनवाई का मौका देने के बाद डी रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर दे देगा और आपको सिस्टम से डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बड़ा खतरनाक जुर्म है कि अगर आप 6 महीनों की रिटर्न जमा ना करें और वो आपको नोटिस दे दे। वो ऐसे नहीं होता कि चलो जिसने डी रजिस्टर होना हो वो 6 महीने की रिटर्न ही जमा ना कराए, खुद ही हो जाएगा। ये बड़ा सख्त नोटिस होता है, बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बड़ी सख्त होती है, इसमें आपका मुकम्मल ऑडिट होता है और उसके बाद ये सारा कुछ होता है, ठीक है। और ये देखें उसने लिखा हुआ है, द लायबिलिटीज बिफोर डी रजिस्ट्रेशन शेल स्टिल बी पेबल बिकॉज ऑफ कैंसलेशन रजिस्ट्रेशन। अक्सर ऐसा होता है कि जब डी रजिस्ट्रेशन हो रही होती है ना और आपका ऑडिट चल रहा होता है तो उसने आपको बता दिया कि सर ये लें, आपका 200 का टैक्स बनता है, ये पे करें। आपने जल्दी से 200 का टैक्स पे किया और डी रजिस्ट्रेशन हो गई। एफबीआर से बाहर निकले और आपने साथ ही अपने दोस्त को कहा यार शुक्र कर बच गए, ऑडिट में एक सेल हमने छुपाई हुई थी वो इसने पकड़ी नहीं, उस पर तो मजीद 5000 का टैक्स बनता था। अब डी रजिस्टर हो गए, जान छूट गई। कमिश्नर पीछे पीछे आ रहा था, उसने सुन लिया, उसने कहा अच्छा ऐसी की तैसी। कमिश्नर क्या ऐसी की तैसी, अब तो मैं डी रजिस्टर हो गया हूं, अब तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने कहा नहीं भाई, एक रूल हमने रखा हुआ है कि डी रजिस्ट्रेशन की जो डी रजिस्ट्रेशन से पहले की जो लायबिलिटीज हैं वो कैंसलेशन के बाद स्टिल भी पेबल है, बाद में पकड़ी गई पे करनी पड़ेंगी। तो ये मत समझें आप कि भाई डी रजिस्टर हो गए तो माफी हो गई, दुनिया से चले गए तो माफी हो गई, ऐसे तो नहीं सर, ऐसे तो नहीं। बुरा भला तो लोग बाद में भी कहते ही हैं मेरे दोस्त,
ठीक हो गया, सब अच्छा है। कभी आपको किसी ने कहा है आपके जाने के बाद बुरा भला? सर अभी हम गए नहीं हैं, जाएंगे तो पता लगेगा, लेकिन महफिल से तो जाते हैं ना आप। ओ ठीक है जालिमो, परेशान परेशान रहते हो। चलो 1 मिनट साथ वाले से गुफ्तगू कर लो ज़रा, फिर आगे चलते हैं। आई नो आज ज़रा सोने का समय है, नींद का समय है, आज ज़रा रीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, गुजर ही जाएगा समय। गुफ्तगू कर लें 1-2 मिनट साथ वाले से। जी जी बिल्कुल करने हैं, एओपी के न्यूमेरिकल्स करने हैं, बिजनेस के न्यूमेरिकल्स करने हैं अभी। एजाज भाई ये लग रहा है एसी चल नहीं रहे क्या? मुझे ही लग रहा है बस नहीं चल रहा है, वहीं के वहीं लगे हैं मैं दीवार पे, चल नहीं रहे। ये इस कमरे का कि तमाम कमरों का? सारे कैंपस का यार। नीचे वाले कैंपस, नीचे वाली जो क्लास है पोस्ट वाली, उधर से तो जब मैं बाहर निकला हूँ ये ग्लासेस और मोबाइल की पूरी स्क्रीन हो गई थी। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ, वो तो इतना ज़बरदस्त चल रहे थे। चलिए जी, ले सर। ब्लैक लिस्टिंग सस्पेंशन याद है आपको कि मुंह काला कर दिया गया था? ओके चलिए जी। वेयर द कमिश्नर और बोर्ड सोचता है कि रजिस्टर्ड पर्सन इज टू बी सस्पेंडेड, कि इसको सस्पेंड करना पड़ेगा या इसका मुंह काला करना पड़ेगा, फॉर इंश्योरिंग दैट एलटीओज और आरटीओज फॉलो अ यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर सस्पेंशन ब्लैक लिस्टिंग, द फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी फॉलोड। वो कहता है कि तमाम दफातर मुंह काला करने के लिए सेम पॉलिश का इस्तेमाल करें, सेम ब्रश का इस्तेमाल करें, सेम तरीकों का इस्तेमाल करें। तो उसके लिए हमने कुछ असूल आपके सामने रखे हैं। अब ये असूल क्या हैं? सबसे पहले आपको सस्पेंड किया जाएगा। कैसे सस्पेंड किया जाएगा? अगर कमिश्नर मुतमईन है कि रजिस्टर्ड पर्सन ने जैली इनवॉइसेस इशू की हैं, एवेडेड टैक्स होता है टैक्स चोरी करना, और कमिटेड टैक्स फ्रॉड, या उसका टैक्स फ्रॉड उसने किया है। ये टैक्स फ्रॉड और टैक्स चोरी करना जो है ना वो एक ही बात है। तो सर अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने फेक इनवॉइसेस इशू की हैं, टैक्स फ्रॉड किया है, द रजिस्ट्रेशन में बी सस्पेंडेड, आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी जाएगी थ्रू द सिस्टम के थ्रू। अच्छा, रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन में ना आपको नोटिस नहीं दिया जाता, याद रखिएगा। सस्पेंशन आपको दूसरे लोगों के थ्रू पता लगती है, या तो डेली चेक करते हैं खुद ब खुद तो ठीक है, वरना क्या होगा, सस्पेंशन का आपको दूसरे लोगों से पता लगता है कि सर आप तो सस्पेंड हुए पड़े, इसका कोई नोटिस नहीं आता। दूसरों को ऐसे पता लगता है कि जब दूसरे इनवॉइस अपलोड करते हैं ना आपके नाम पे, क्योंकि सेल टैक्स का एक प्रोसीजर है कि आपने जब सेल्स अपलोड करनी है ना तो वहां पे लिखा आ जाता है कि ये बंदा सस्पेंडेड है। तो वो फिर आपको बताता है सर हमने आपको चीज़ें बेची थी और इनवॉइस अब हम आपके नाम पे अपने सिस्टम में अपलोड कर रहे हैं, बताने लगे हैं हुकूमत को कि ये सेल है, तो वो लोग कह रहे हैं कि आप सस्पेंड हो गए हैं। तो फिर आप जाके ऑनलाइन चेक करते हैं तो पता लगता है कि सस्पेंडेड। ठीक है, तो ये आपको बाकी लोग बताते हैं। इंक्वायरीज पे बाद में होती है। क्यों क्यों सस्पेंड हो सकता है ये देखें। द बेसिस में इंक्लूड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन एट द गिवन एड्रेस। सर जी आपने उनको बताया था कि ये मेरा दफ्तर है, एफबीआर वाले जीपीएस लगा के वहां तक पहुंचे, उससे पहले ही सड़क खत्म हो गई। ये क्या, यहां पे तो दफ्तर ही कोई नहीं है। तो ये रीजन हो सकती है। रिफ्यूजल टू अलाउ एक्सेस टू बिजनेस प्रीमिसेस,
आप दुकान पे बैठे थे, दूर से देखा काली गाड़ी आ रही है एफबीआर वाली, आपने अंदर से शटर बंद कर दिया, वो कह रहा दरवाजा खोल, कहता नहीं खोलना। अब मसला ये है कि समझ रहे हैं कि कुंडी बाहर से लगी हुई है, असल में ना कुंडी अंदर से लगी हुई है। जब वो अंदर वाला चाहेगा ना बाहर आना, वो कुंडी खोल के बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो? अच्छा ओके ठीक है, वो जब दिल करेगा बाहर आ जाएगा शटर खोल के। और रिफ्यूजल टू फर्निश रिकॉर्ड्स टू एन, रिकॉर्ड नहीं दे रहे आप, वो आपसे इनवॉइसेस मांग मांग के थक गया है, नहीं देना मैंने रिकॉर्ड, नहीं करनी मैंने कोई डील, हो ही नहीं सकता। एक्टिविटी बिकम्स 5 टाइम मोर देन सम ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज डिक्लेयर्ड इन द बैलेंस शीट। कल हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन में कि अगर किसी शख्स की सेल्स कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के 5 गुना से ज्यादा हो गई तो उसको कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये तू बड़ा शहजादा आदमी है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है 100 रुपया और सेले करता है 800 की, 1000 की। ये कौन सा कारोबार है जिसमें कैपिटल से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है? सर हो जाती है ना सस्पेंशन। देखें एक बिजनेस, देखें डिपेंड करता है ना बिजनेस की काबिलियत पे। अब आपने आज बिजनेस खोला और आपने 6 अरब की सेल कर दी है, ये कैसे हो सकता है? 5 गुना एक रीजनेबल है ना, सेक्टर का बेंचमार्क है कि जितना कैपिटल होता है सेल उसके 5 गुना होती है। पक्की सस्पेंशन, पक्की सस्पेंशन, पक्की सस्पेंशन। देखें सस्पेंशन का मतलब ये नहीं होता कि जी उसने मुंह काला कर दिया, वो अभी आप पे शक का इजहार कर रहा है, अभी रोक देगा, अभी वो चेक करेगा, अभी आप मुलजिम हैं, अभी आप मुजरिम नहीं है। सस्पेंशन में और ओनली मुलजिम, आप पे इल्जाम लगा सिर्फ, वो गलत भी हो सकता है। लिखा हुआ ना ऊपर पेंडिंग फर्दर इंक्वायरी है, देखें वो कहता है इंक्वायरी होगी, अभी जुर्म फिर साबित होगा, तो अभी तो उसको शक पड़ा है कि यार इसने कुछ गड़बड़ कर दी है। टेम्परेरी सस्पेंशन, मेकिंग मोर देन 10% परचेजेस फ्रॉम और मेकिंग 10% सप्लाईज टू अदर सस्पेंडेड पर्सन। सर जी आपने एक और सस्पेंडेड बंदे से परचेजेस की हैं और वो आपकी टोटल परचेजेस के 10% से ज्यादा हैं, या आपने एक और सस्पेंडेड बंदे को सेल की है और वो आपकी टोटल सेल्स के 10% से ज्यादा है, यानी आपका कारोबार सस्पेंडेड लोगों के साथ ना 10% से ज्यादा चल रहा है इन द मंथ ऑफ सस्पेंशन, एक्सेप्ट सस्पेंशन बेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्लॉज बी और वैल्यू अबव ₹50 मिलियन विच एवर इज हायर। ओके, ये एग्जांपल से हम समझते हैं। वो कहता है विद टोटल परचेजेस ऑफ 400 मिलियन एंड 45 मिलियन फ्रॉम अ सस्पेंडेड सप्लायर, विल द बायर बी सस्पेंडेड? वो कहता है कि मेरी टोटल परचेजेस ना 400 मिलियन की है, लेकिन एक सस्पेंडेड बंदे से ना 45 मिलियन की परचेज है, क्या मुझे सस्पेंड किया जाएगा? वो कहता है नो, द अलाउड परचेज लिमिट इज हायर ऑफ 10% ऑफ द टोटल परचेजेस, 40 मिलियन और 50 मिलियन। यानी वो कहता है कि अगर आपकी 50 मिलियन तक वो इजाजत दे रहा है, आप ये समझ लें कि 50 मिलियन तक वो इजाजत दे रहा है, जैसे ही आप उससे ऊपर टपेंगे ना तो मसला है। सिंस द 45 मिलियन परचेज इज अंडर 50 मिलियन लिमिट देयर इज नो वायलेशन। ओके हाँ, इफ सुहेल वॉज सस्पेंडेड अंडर क्लॉज बी, सर ये इसकी बात हो रही है, रिफ्यूजल टू अलाउ एक्सेस। अगर आप क्लॉज बी में सस्पेंड हुए ना, दीज लिमिट्स डू नॉट अप्लाई एंड परचेज ऑफ एनी अमाउंट आर अलाउड। ठीक होगी बात? यानी अगर आपकी सस्पेंशन इस वजह से हुई है ना कि आप रिकॉर्ड नहीं दे रहे या आप प्रीमिसेस की एक्सेस नहीं दे रहे, तो फिर ये पॉइंट नहीं लगता आप पे, फिर जितनी मर्जी सस्पेंडेड बंदे से परचेज करें। हाँ जी, आज 20 आज 20 जुलाई है ना, अगर आपको जुलाई 26 में सस्पेंड किया गया है इस महीने, तो इस महीने की परचेज आपकी देखी जाएगी। अगर तो वो 50 मिलियन से ऊपर है, ठीक है, 50 मिलियन से ऊपर हो गई है तो फिर आपको पकड़ लिया जाएगा। हाँ पूरे महीने की, बिल्कुल पूरे महीने की देखी जाएगी। हाँ नहीं बस ऐसे ही है दोस्त। नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न्स फॉर 3 कंसेक्टिव मंथ्स एंड नल फाइलिंग ऑफ सेल टैक्स रिटर्न फॉर 6 कंसेक्टिव मंथ्स। सर 3 महीने तक की आपने रिटर्न ही फाइल नहीं की, सस्पेंड हो जाएंगे, और 6 महीने तक कंटिन्यूसली आपने नील रिटर्न फाइल की, सस्पेंडेड। असल में ये बताऊं क्यों लिखा हुआ है, डी रजिस्टर होना तो आपका ऑडिट होता है, ऑडिट के लिए ना पिछले 3 साल का ऑडिट करना होता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि यार हम एक काम करते हैं, हम 3 साल तक ना नील रिटर्न फाइल करते रहते हैं, जब 3 साल नील रिटर्न फाइल करेंगे ना उसके बाद हम डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, और वो कहेगा मैंने तुम्हारा 3 साल का ऑडिट करना है, कहेगा कर लो, ना कुछ बैंक में होगा ना कुछ रिटर्न्स में होगा, तो उसको मिलेगा कुछ नहीं। ये इसलिए लिखा हुआ है कि अगर तुम 6 महीने नील करोगे ना, मैं सस्पेंड कर दूंगा, मैं देखूंगा तुम करके आ रहे हो, तुम्हारी नीयत मुझे साफ नहीं लग रही। ओके,
कमिटेड एनी एक्ट विच फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ टैक्स फ्रॉड, कोई भी आपने ऐसी हरकत की जो कि टैक्स फ्रॉड में आती है। एनी अदर रीजन टू बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, कोई भी इसके अलावा रीजन जो होगी। अच्छा, ये पॉइंट 3 इसके साथ ही है, ये इसके साथ ही है। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट फाइल सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स ही शैल बी सस्पेंडेड थ्रू द सिस्टम विदाउट नोटिस। तो ये बात हमने पढ़ी ली हुई है, ऊपर ये ऊपर भी लिखा था, तो उसी की रेपिटेशन है। पॉइंट नंबर 2, द रिटर्न ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शैल गिव रीजंस फॉर सस्पेंशन। ले सर, सस्पेंड होने के बाद आपको लेटर आता है एफबीआर की तरफ से, और उसमें रीजन लिखी होती है कि आपको सस्पेंड क्यों किया गया। ऑर्डर शैल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड पर्सन, आपको भेजा जाएगा। ऑल अदर एलटीओज आरटीओज तमाम टैक्स के दफातर में भेजा जाएगा, और एफबीआर के कंप्यूटर सिस्टम में इंफॉर्मेशन के लिए भेजा जाएगा। सब लोगों को भेजा जाएगा कि भाई को सस्पेंड कर दिया गया है। इन केसेस वेयर द बायर्स सप्लायर्स ऑफ सस्पेंडेड पर्सन बिलोंग टू अनदर एलटीओ आरटीओ, आपके बायर्स और सेलर्स कराची में मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, फैसलाबाद में मौजूद हैं, और उनको भी सस्पेंड करना बनता है। द कमिश्नर शैल इन्फॉर्म चीफ कमिश्नर टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स फॉर सस्पेंशन ऑफ देम। सर, आप लाहौर में मौजूद हैं, आपको तो लाहौर का कमिश्नर सस्पेंड करेगा ना। आपका जो कस्टमर है वो कराची में मौजूद है, सर आपने उसको अन्नेवा सेल्स की हुई हैं और उसको भी सस्पेंड करना पड़ गया है, तो सर लाहौर वाला कमिश्नर थोड़ी कर सकता है। वो फिर ऑर्डर लगाएगा दादाजी को, चीफ कमिश्नर को, और कहेगा सर जी वो अपने दूसरे बेटे कराची वाले को कहें कि अपने पोते को सस्पेंड करें। तो फिर क्या होगा, चीफ कमिश्नर कराची वाले कमिश्नर को कहेगा कि भाई अपने जुरिस्डिक्शन में इस शौकत को सस्पेंड कर दो। तो ये सस्पेंशन फिर ऐसे चलेगी, लाहौर वाला कमिश्नर वहां पे इख्तियार नहीं रखता, कराची वाला रखता है, तो ये इख्तियार चीफ कमिश्नर के थ्रू लगाया जाएगा। ओके, लो जी, अब देखें होगा क्या, देखिए कितनी बिस्ती होगी सस्पेंडेड बंदे की। नो इनपुट टैक्स रिफंड शैल बी एडमिसिबल टू सस्पेंडेड पर्सन, सस्पेंडेड बंदे को कोई इनपुट टैक्स रिफंड नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से नो इनपुट टैक्स रिफंड शैल बी अलाउड टू दी बायर्स ऑन सेल इनवॉइसेस इशूड बाय हिम। सर आप तो सस्पेंड हैं ही हैं, आपको तो इनपुट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बेचारा गरीब आपसे खरीद बैठा हूं, सस्पेंडेड बंदे से खरीद बैठा हूं, मेरा इनपुट भी डिसअलाउ, आपका सारा इनपुट डिसअलाउ, और मेरा सिर्फ उतना इनपुट डिसअलाउ जो मैंने आपसे खरीदा हुआ। ठीक है, आपका सारा इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा और मेरा उतना डिसअलाउ होगा जितना मैंने आपसे खरीदा हुआ। ओके, और हां वो याद है तकी कॉर्पोरेशन वाली बात, वेदर इशूड प्रायर टू और आफ्टर सच सस्पेंशन। वो कहता है चाहे सस्पेंशन से पहले चाहे सस्पेंशन के बाद इनपुट डिसअलाउ। ठीक है, हाँ जो रिटर्न्स क्लेम करके माइनस करके रिटर्न सबमिट कर दी वो कहानी खत्म है, लेकिन जो अभी ओपन इनवॉइसेस पड़ी हैं जिसका इनपुट अभी आपने लेना है सर, वो कहानी डिसअलाउ। ओके, द कमिश्नर शेल विद इन 7 days ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। सर जब आपको सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाएगा कि सर आपको इन वजूहात की वजह से सस्पेंड किया है, उसके 7 दिन के अंदर अंदर इशू अ शो कॉज नोटिस टू द रजिस्टर्ड पर्सन टू अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। सर आपको 7 दिन के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस आएगा, ठीक है, और उस शो कॉज नोटिस में लिखा होगा कि 15 दिन के अंदर अंदर आप जवाब दें। तो सस्पेंशन के 7 दिन के अंदर अंदर, सॉरी सस्पेंशन ऑर्डर के 7 दिन के अंदर अंदर शो कॉज आएगा, और इस शो कॉज में आपको 15 दिन दिए जाएंगे कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर जवाब दें, वरना आपका मुंह काला कर दिया जाएगा अगर आपने कोई जवाब ना दिया। आपने रिकॉर्ड प्रोवाइड ना किया, आपने उसको बिजनेस प्रेमिसेस या रिकॉर्ड की एक्सेस ना दी, या इसके अलावा कोई भी वजह जो बोर्ड ने बताई है। तो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के 7 दिन के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस आएगा, और उस शो कॉज नोटिस के 15 दिन के अंदर अंदर आपने जवाब देना। अगर नोटिस 7 दिन के अंदर अंदर वो इशू नहीं करता, द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शैल बिकम वॉइड एब इनिशियो, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन की कानूनी हैसियत खत्म। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के 7 दिन के अंदर अंदर उसने लाजमी शो कॉज नोटिस इशू करना है, अदरवाइज ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन की कोई हैसियत नहीं है। इफ सस्पेंडेड पर्सन इज नॉट अवेलेबल एट गिवन एड्रेस, एड्रेस पे बंदा ही मौजूद नहीं है, द नोटिस में बी एफिक्स्ड ऑन द मेन नोटिस बोर्ड ऑफ द एलटीओ और आरटीओ। टैक्स ऑफिस वाले अपने नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर देंगे, और वहां पे चस्पा होने का मतलब है कि आपने देख ही लिया। ये एक बड़ी अजीब सी बात है,
नोटिस बोर्ड पे जो बात लग जाती ना, लगी वो एफबीआर के दफ्तर में, लेकिन एज्यूम किया जाता है आपने देख लिया क्योंकि नोटिस बोर्ड पे जो लग गई है। अजीब सी बात है। और अगर आपको नोटिस का रिप्लाई आ गया और आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द रजिस्टर्ड पर्सन, और आपको दफ्तर में बुला भी लिया उसने, इफ द कमिश्नर इज मुतमईन ही मे रिवोक द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ रिप्लाई टू द नोटिस। सर दो बातें हो सकती हैं, वो आपको बगैर बताए सस्पेंड करेगा और फिर सस्पेंशन का ऑर्डर इशू करेगा कि इस बात पे आपको सस्पेंड किया गया। सस्पेंशन ऑर्डर के 7 दिन के अंदर अंदर उसने 7 शो कॉज नोटिस इशू करना है और उस शो कॉज नोटिस के 15 दिन के अंदर अंदर आपने जवाब देना है। अगर आपने जवाब दे दिया तो वो जवाब देने के 30 दिन के अंदर अंदर आपका सस्पेंशन जो है वो खत्म कर देगा। ये तो बात हो गई कि सब अच्छा है, लेकिन अगर आपने जवाब ही ना दिया या अगर आपने जवाब दिया और वो उससे मुतमईन ना हुआ तो फिर जानते हो कि क्या होगा? जानते हो? चेरी ब्लॉसम से आपका मुंह काला कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले के मुंह काला हो, जरा साथ वाले से 2 मिनट गुफ्तगू कर लें। जरा हम हौसला से पढ़ते हैं ना, जरा पता भी तो लगे। जनाब जी, मिसाल ले लेते हैं, आपको सस्पेंड किया कमिश्नर ने और आपको पता ही नहीं है कि आप सस्पेंड हो गए। अच्छा ठीक है, आगे सवाल लेके चलें। आपने सस्पेंड, हाँ ठीक है, आपने बाय किया कि आपके कस्टमर्स ने आपसे बाय किया? आपने बाय किया, ठीक है। सर आपने तो इनवॉइसेस आगे अपने कस्टमर को दी होंगी ना, उसका इनपुट तो बेचारे का डिसअला हो जाएगा। तो जिससे आपने खरीदा उसको तो कोई टेंशन नहीं है, उसको तो कोई टेंशन नहीं है, उसने तो आपको सेल किया हुआ ना, तो बस ठीक है। हालांकि एक मसला उसको भी पड़ता है, एक मसला वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो चले चले बता देता हूँ। आप ना सिस्टम में अनरजिस्टर्ड रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और उसको 4% फर्दर टैक्स नजर आना शुरू हो जाता है, ऑटो, ये होता है। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन में ये लिखा होता है कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है और रीज़न लिखी होती है, क्योंकि सस्पेंड जब आप होते हैं ना, आप बस ऑनलाइन ये देख सकते हैं कि आप सस्पेंडेड है, रीज़न नहीं पता होती। तो जब तक रीज़न पता नहीं होती ना, आप आगे कुछ कर नहीं सकते। तो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन में रीज़न लिखी होती है कि इस वजह की वजह से आपको सस्पेंड किया गया। ठीक है, ठीक हो गया? ओके, ठीक है। देखें, इसमें मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बता देता हूँ। किताब में तो लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन आएगा, अभी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। बात है मई की, नहीं हाँ मई में ही थी ना, मई की बात है, नहीं बल्कि अप्रैल की बात है, सॉरी अप्रैल की बात है। 24 अप्रैल को मेरे क्लाइंट का मुझे मैसेज आया कि सर मुझे मेरा कस्टमर कह रहा है कि सर आप सस्पेंड हुए हैं। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? खैर मैंने चेक किया तो वाकई सस्पेंडेड था। अब एक तरीका तो ये था कि हम इंतज़ार करें कि कब ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन आए, उसमें 5 दिन लगे 7 दिन लगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन किस दिन आना है ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ये ज़रूर लिखा हुआ है कि सस्पेंशन ऑर्डर के 7 दिन के अंदर शो कॉज इशू होना है, लेकिन आपको सस्पेंशन ऑर्डर कब आएगा इस तो लिखा ही कहीं नहीं हुआ। अब एक तरीका था मैं इंतज़ार करता, मैंने एक दिन इंतज़ार किया भी, लेकिन वो मुझे पता है कुछ नहीं होता उससे। फिर आपको एफबीआर जाना पड़ता है और कंसर्न कमिश्नर से मिलना पड़ता है कि सर आपके जुरिस्डिक्शन में फलाना टैक्स पेयर है और ये सस्पेंड आपने किया हुआ, रीज़न बता दें।
तो वो सस्पेंशन ऑर्डर उसी वक्त आपको निकाल के दे देते हैं कि ये रीज़न थी जिसकी वजह से सस्पेंड किया गया था। और अगर तो वो उसी वक्त रिमूव हो सकती है तो उसी वक्त आप वो रिमूव करवा के ना शिकायत दूर करके तो जवाब जमा करा देते हैं, तो सस्पेंशन रिमूव हो जाती है। ये तरीका है इसका, प्रैक्टिकली यूँ चलता है। वरना अगर आप इंतजार करने पे हैं ना तो वो 50 दिन ना है सस्पेंशन ऑर्डर, आपका तो काम लटका हुआ है ना, क्योंकि ना आप इनपुट माइनस कर सकें ना आपके कस्टमर आपका इनपुट माइनस कर सकें, वो तो एक एक्टिविटी रुक जाती है पूरी। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। आइए मुंह काला करवाते हैं। अगर जुर्म साबित हो गया, इफ ऑफेंस इज कंफर्म, द कमिश्नर शेल इशू एन अपीलेबल, बोलने वाला ऑर्डर फॉर ब्लैक लिस्टिंग। आप घर बैठे होंगे और आपके घर डाकी आएगा एक खत लेके डिंग ठांग, और आप बाहर जाएंगे, वो आपको एक बोलने वाला खत देगा, सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर देगा, जिसको आप खोलेंगे, अंदर से कागज जैसे ही बाहर आएगा, शौकत तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया। ये क्या था, ये कहां से आवाज आई? शौकत तुम्हें ब्लैक, अच्छा बोलने वाला खत, ओके ओके। इसका मतलब ये नहीं होता भाई बोलने वाला खत, इसका मतलब ये होता है कि इस ऑर्डर के आने का ऑब्वियस मतलब है कि आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो अपील कर सकते हैं। तो सेल्फ स्पीकिंग बोलने वाला ऑर्डर नहीं होता, वो एक ईद कार्ड होते थे जब हम छोटे होते थे ना, वैसे तो हम अभी भी बचपन में चल रहे हैं, 55 तक चल रहा है हमारा बचपन, लेकिन वो ईद कार्ड होता था कि जब आप उसे खोलते थे ना तो कुछ ईद कार्ड बोलते थे ईद मुबारक, कुछ ईद कार्ड म्यूजिक आता था उसके अंदर, मशीन लगी होती थी, मोटर लगी होती थी, आपको नहीं पता इन चीज़ों का, गूगल करेंगे तो शायद आपको पुरानी बातें नजर आ जाए। वो ईद कार्ड होते थे, बड़े महंगे मिलते थे, पूरे 15 रुपए के मिलते थे उस वक्त। हाँ, क्योंकि उसमें ईद कार्ड 2-4 रुपए में मिल जाते, 5 रुपए का ईद कार्ड बड़ा हैवी मिल जाता था, तो हम अपने फजूल दोस्तों को 2-2 रुपए वाला देते थे, कुछ अच्छे दोस्तों को 5-5 रुपए वाला देते थे, जो हैवी किस्म के दोस्त होते थे ना उनको हम 15 वाला देते थे। या तू ओपन कर दे कैसे म्यूजिक बोलेगा, ऐसे उसके बाद ग्लिटर लग फेंका होता था, ईद मुबारक लिखा होता था। ठीक है, तो 100 रुपया मिलता था हमें, उसी में सारे दोस्त भुगताने होते थे, तो हम भुगता लेते थे 100 रुपये में, 2-2 रुपए के कितने आ जाते थे, तो अच्छे दौर थे। अब तो माशाल्लाह 100 का एक कार्ड नहीं आता भाई, अब तो ईद कार्ड आते ही नहीं है, अब तो वो मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, सबसे मुश्किल वाला मैसेज हम ढूंढते हैं जो फॉरवर्ड हुआ होता है, ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेशन, और पता नहीं क्या क्या अजीब सा। और मजे की बात है यार, खुदा के बंदो कॉपी करके पेस्ट कर दो, उसी को ही फॉरवर्ड करते हैं ताकि अगले को भी पता लगे ये फॉरवर्ड आया कहीं से। ठीक है, तो चले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सर वो दौर अच्छे थे, वो दौर बहुत अच्छे थे। अब तो सर टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐसे ही फजूल। आगे चले तो सर ऑब्वियस बात है कि आप इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं और आपके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई का आगाज कर देगा। इस ब्लैक लिस्टिंग के ऑर्डर में क्या होगा, मुंह काला करने की वजूहात ओके लिखी होंगी और वो ऊपर सस्पेंशन वाली होंगी, जारी बात है। द टाइम पीरियड फॉर विच रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स ऑफ ब्लैक लिस्टेड पर्सन और इज बायर शैल बी इनएडमिसिबल। सर आपका इस महीने से लेके इस महीने तक का इनपुट हम डिसअलाउ करते हैं। सर रिटर्न चाहे सबमिट हो गई है ना फिर भी डिसअलाउ हो जाता है, रिटर्न चाहे सबमिट हो गई है फिर भी डिसअलाउ होता है, वो डिसअलाउ करके आपकी रिवाइज्ड टैक्स लायबिलिटी निकाल देता है कि अगर इनपुट माइनस ना हुआ होता तो इतना टैक्स होता करो पे। तो ये बड़ा खतरनाक किस्म का भाई ऑर्डर है ये। और सर आप नहीं, आपके जो कस्टमर्स हैं उनको भी ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, उनका इनपुट भी डिसअलाउ किया जा सकता है। एनी टैक्स टू बी पेड और पेनल्टीज टू बी इम्पोज्ड, कितना टैक्स अब आपने पे करना है और कितनी यहां पे पेनल्टी लगेगी। The order of blacklisting shall be issued within 90 days of issuance of notice of hearing। सर ये जो ब्लैकलिस्टिंग का ऑर्डर है ना, ये 90 दिन के अंदर अंदर इशू होगा, अदरवाइज इट शैल बिकम void ab initio, अदरवाइज ये void ab initio हो जाएगा। अब सर देखें बिस्ती कहां तक पहुंचेगी। कॉपीज ऑफ ऑर्डर शैल बी सेंड टू रजिस्टर्ड पर्सन, आपके घर खत आएगा कि आपका मुंह काला कर दिया गया है, तमाम दफातर में पहुंचाया जाएगा कि शौकत का मुंह काला कर दिया गया है। माशाल्लाह एफबीआर अपने स्टेटस पे भी लगाएगा मुंह काला कर दिया गया विद शौकत।
ठीक है, टैग करेगा आपको एफबीआर के मुंह काला कर दिया गया विद शौकत, शायद ये भी लिख दे फीलिंग हैप्पी, ये भी हो सकता है फीलिंग हैप्पी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ईच एलटीओ आरटीओ शेल सर्कुलेट लिस्ट टू देयर रिफंड एंड ऑडिट सेक्शंस। सर इनके अंदर रिफंड लेने वाले जिनसे आपने रिफंड लेना होता है ना, वो भी सेक्शंस होते हैं, उनको भी भेज दिया जाएगा और उनको कहा जाएगा शौकत अगर रिफंड लेने आया ना तो रिफंड ना देना, उसे मुंह काला हुआ है उसका। और ऑडिट वालों को भी भेज दिया जाएगा, सर हो सकता है आपको ऑडिट करना पड़े, तो तैयार रहिएगा, इस बंदे का मुंह काला कर दिया गया। सर बिस्ती बस यहां तक नहीं रुकेगी, देखें बिस्ती अभी कहां तक पहुंचेगी। तमाम एलटीओज और आरटीओज जहां जहां आपका ये खत पहुंचा था, शेल सर्कुलेट कॉपीज ऑफ ऑर्डर अलोंग विद द लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस इशूड बाय द ब्लैक लिस्टेड पर्सन टू ऑल ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। तेरी खैर, आपके व्हाट्सएप मैसेज की लिस्ट तमाम रिश्तेदारों में भेज दी जाएगी। ओ तेरी खैर, इतना और तो इसका मतलब क्या हुआ, तमाम एफबीआर के दफातर में तमाम लोगों में आपको बता दिया जाएगा कि इस भाई का मुंह काला हो गया है, पूरे खानदान में बात फैला दी जाएगी। और जो मैसेजेस आपने किए होंगे ना, ये देख इनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और कहा जाएगा ये करतूतें हैं इसकी, ये इनवॉइसेस हैं इसने जो इशू की हैं, इस इनवॉइसेस पे किसी ने इनपुट नहीं देना। अगर कोई शख्स इन इनवॉइसेस पे इनपुट क्लेम कर ले, रिजेक्ट, क्योंकि ये ब्लैक लिस्टेड पर्सन ने इशू की हुई है, ठीक है, इसलिए सबको भेजी जाएंगी। और मेरा भाई बिस्ती अभी भी नहीं रुकी। देखें अभी तो एफबीआर के लोगों को पहुंचा ना, कराची के एफबीआर के लोगों को पहुंच गया, इस्लामाबाद वालों को पहुंच गया, मुल्तान वालों को पहुंच गया। वो लोग आगे क्या करेंगे, द ऑफिसर रिसीविंग द लिस्ट शैल इशू शो कॉज नोटिस टू रजिस्टर्ड पर्संस बायर्स। आपने जिनको मैसेज किए थे, जिनको इनवॉइसेस इशू की थी, उनको शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा। क्यों, फॉर रिजेक्टिंग इनपुट टैक्स क्लेम ऑन सेल्स इनवॉइसेस ऑफ ब्लैक लिस्टेड पर्सन। सर आप लोगों ने फलाने शख्स से चीजें खरीदी थी, वो तो ब्लैक लिस्ट हो गया, ये उनकी इनवॉइसेस की लिस्ट है, आपका इनपुट भी डिसअलाउ कर दिया जाता है एंड फर्दर डिसाइड द मैटर थ्रू अ सेल्फ स्पीकिंग अपीलेबल ऑर्डर। और उनको भी बोलने वाला खत भेज दिया जाएगा कि सर आप इनपुट माइनस नहीं कर सकते, अगर आपको कोई तराजा तो अपील कर लें हमारे इस फैसले के खिलाफ। तो सर इसका मतलब है ये बिस्ती एक जगह पे नहीं रुकी, ये पूरी दुनिया में फैल गई है। तो सर ये था सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग। कोई सवाल? मेरे ख्याल में सस्पेंड विदाउट एनी वजह बताए, वजह तो होगी लेकिन वजह बताए बगैर सस्पेंड किया जाएगा। फिर ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन आएगा जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के 7 दिन के अंदर शो कॉज नोटिस, और उस शो कॉज नोटिस के 15 दिन के अंदर आपने जवाब देना है। अगर आपने जवाब दे दिया, तसल्ली बख्श हुआ, तो जवाब देने के 30 दिन के अंदर आपकी सस्पेंशन खत्म हो जाएगी। ये तो अच्छी बात हो गई। बुरी बात क्या हुई, जवाब ना दिया या तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्टेड बंदे के सारे इनपुट्स डिसअलाउ, सारे डिसअलाउ। और आपसे किसी बंदे ने खरीदारी की है तो उसके सिर्फ वो वाले इनपुट डिसअलाउ जो कि आपसे उसने खरीदारी की। और ये फैसला किस किस को सुनाया जाएगा, एफबीआर सिस्टम में अपडेट कर देगा, एफबीआर तमाम रिफंड सेक्शंस, ऑडिट सेक्शंस को बता देगा, दूसरे शहरों के एलटीओज आरटीओज को बता देगा, और वो लोग जो डिफरेंट शहरों के हैं वो आपके कस्टमर को शो कॉज नोटिस भेज देंगे और कहेंगे कि चूंकि आपने इस ब्लैक लिस्टेड बंदे से खरीदारी किया, आपका इनपुट भी डिसअलाउ। सर ये पूरा खुलासा है इन 2 सेक्शंस का। सवाल है तो बताइए। हाँ उस वक्त तो सब चेक करते हैं। देखिए मसला ये नहीं आता, आपने आज 20 जुलाई है, आज आपने एक बंदे से चीजें खरीदी तो ठीक है सब अच्छा है, वो बंदा 28 जुलाई को सस्पेंड हो गया, फिर क्या करेंगे आप? क्योंकि लिखा हुआ है प्रायर टू सस्पेंशन वाला भी डिसअलाउ है, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो फिर अल्लाह तवक्कल ही है। लेकिन लोग नॉर्मली जितना चेक कर सकते हैं ना वो चेक करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए वो मैक्सिमम टाइम है, वो मैक्सिमम टाइम है। कुछ भी नहीं, आप फ्रीज हो गया सब कुछ, आप कर लेंगे लेकिन इनपुट डिसअलाउ कर देगा तो लोग अपनी रिटर्न रोक देते हैं, फिर उस तरह नहीं करते कुछ भी। लेकिन ये काम ना लिखा यहां पर जरूर हुआ है लेकिन ये जल्दी हो जाता है। सर ये जरा ना एक तस्वीर है, जरा देख लें, तसल्ली से देख लें, ये समरी लिखी हुई है, और साथ वाले से 2 मिनट गुफ्तगू भी कर लें।
जनाब जी जी। उस डेट पे सस्पेंड नहीं हुआ था, ठीक है। जी जी। देखिए इसका तरीक़ाकार ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मेरे से चीज़ें खरीदी हैं और मैं सस्पेंड हो गया हूँ, आपका इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप मेरी इनवॉइस जो है ना वो हटा देंगे, वो आप क्लेम ही नहीं करेंगे और उसके बगैर ही आप रिटर्न सबमिट कर देंगे। अब इनवॉइस आप 6 महीने तक क्लेम कर सकते हैं ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। आप जैसे ही सस्पेंशन मेरी ख़त्म होगी ना उस महीने में क्लेम कर लें। इसका प्रैक्टिकल तरीका ये है, क्योंकि आप जी हाँ मिल रहा है, यही करते हैं सब। तरीका ये हल ही है, इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं सस्पेंड हुआ हूँ तो मुझे तो टाइम लगेगा ना, तो फिर मैं अपनी इनवॉइस, आप अपनी इनवॉइस को कहेंगे मैं इस महीने क्लेम ही नहीं करता। ठीक है, तो मैं 6 महीने बाद 6 महीने तक क्लेम कर सकता हूँ ना, तो 30 दिन 40 दिन में काम खत्म हो जाता है, तो आप अगले महीने क्लेम कर लें या उससे अगले हफ्ते क्लेम कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं। बिल्कुल हो सकता है, ब्लैक लिस्टिंग अगर ख़त्म हो जाए 6 महीने के अंदर अंदर अगर हो जाए तो आप कर लें, कोई मसला नहीं। फिर ख़त्म, फिर डिसअलाउ, फिर वो ज़ाया हो गया, फिर वो ज़ाया हो गया। ठीक हो गया सर, कर ले साथ वाले से 2 मिनट गुफ्तगू। जी साथ किताब ही है। हाँ जी होगी, प्रोबेबली वेडनेसडे, बस थर्सडे को हमने ख़त्म करना है इंशाल्लाह। वो सर अदनान वाला ही है, वो सेम ही होता है हमारा। चलिए जी आगे चलें। भाई एसी नहीं चल रहे, वो माशाल्लाह ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। बस इसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं एक, ठीक है, कल फिर ट्यूसडे है ना, कल ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ये भी ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास वेडनेसडे थर्सडे होगा, आपको चैप्टर 2 के 2 सफ़े रहते हैं वो कराने हैं, ठीक है, वो भी हमारे हो जाएंगे। और फिर एक दिन हमारे पास बच जाएगा, उसमें मैं देखूंगा कि आपकी लॉसेस कराने हैं एक्स्ट्रा में दोनों को करा दूं, या एक ऑप्शन ये भी हो सकती है। चलें ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपसे पहले होती है पोस्ट वालों की क्लास, ठीक है, तो हो सकता है कि मैं पोस्ट वालों की क्लास को इसी क्लास में साथ लें और लॉसेस मैं इधर ही करा दूं, आपकी एक्स्ट्रा क्लास एक बच जाएगी। तो देखते हैं, ये मैं कल फैसला करता हूँ। तो आप वैसे ही फारग हैं? नहीं, वो सुबह सुबह 9 बजे किधर रहेंगे आप, पौने 9 बजे? 9 करें, 7 बजे की आपकी क्लास चल रही होगी ना? हाँ पहले आते थे ना, मैं नहीं आ सकता ना 7 बजे, मेरा आपको पता नहीं है। चले देख लेते हैं, देख लेते हैं। वो अभी आज उनका ना पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ है, तो कल उन्होंने ये चैप्टर शुरू करना है, तो उनकी क्लास वैसे होती भी कोई 2 घंटे की है तकरीबन, तो उनको ज़रा ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो कोशिश यही है कि कल उनको ना ये चैप्टर पूरा तो नहीं होगा उनका, लेकिन काफ़ी हद तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो उनकी भी थर्सडे, उनकी भी थर्सडे, थोड़ा सा ही पीछे, एक दिन का फ़र्क है आपका और उनका। क्या उनकी क्लास लंबी होती है ना, उनकी क्लास 2.5 घंटे की है, तो 2.5 घंटे क्लास भी तो देखें ना आप, आवर्स देखें टोटल कितने।
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। 2:45, 1:30, 2:15, 1:50, 1:55 ऐसे चल रहा होता। आप घंटे काउंट करें ना, आप आज नंबर ऑफ डेज आवर्स काउंट कर लें। मतलब अगर देखें ना आपके बीच मेरे ख्याल में आपके 93 94 लेक्चर हो चुके हैं, बीच में ए मिला लोग हैं, ऐसे ही है। तो 94 को आप 1.25 से करें, तकरीबन ये 115 120 बनते हैं घंटे। उनके कर लें, उनके कोई ख्याल में 60 हुए होंगे, 60 या 65 हुए होंगे। उसको आप एवरेज आउट कर लें 1.8 से 1.9 से, या चलें 2 से कर लें, तो बात तो वहीं आ गई। तो आवर्स मैटर कर रहे होते हैं असल में, ठीक है। तो वो पोस्ट की जब कैलकुलेशन होती है ना, वो आवर्स की बेस पे हो रही होती है कि ये हो भी सकेगा कि नहीं। पहले तो मैं शुरू ही नहीं करा रहा था, फिर वो जब आवर्स वगैरह कैलकुलेट है, मुझे कहा गया कि नहीं जी आप 25 जुलाई तक ले जाइएगा। फिर मैंने कहा 25 तक पॉसिबिलिटी निकल सकती है, वरना ये 10-12 जुलाई वाली 15 जुलाई वाली नहीं है, क्योंकि बीच में मैं था भी नहीं, गायब था मैं 15 दिन। तो एनीवेज 12 फाइलिंग और रिटर्न वो मुकरने का समय हो गया है। Return for person operating in different sectors. Where a person operates in different sectors, where different dates of filing or return have been prescribed by Sales Act or Federal Excise Act, he shall file a single return for all sectors by the due date applicable to his major activity. Okay. सर एक बात आपने जहन में रखनी है कि अगर एक शख्स डिफरेंट सेक्टर्स में ऑपरेट करता है, गाड़ियां भी बना रहा है, पेंट भी बना रहा है, फर्नीचर भी बना रहा है, और हुकूमत ने कहा हुआ है कि गाड़ियां बनाने वाले 10 तारीख को रिटर्न फाइल करेंगे, पेंट बनाने वाले 15 को करेंगे, और फर्नीचर बनाने वाले 16 को करेंगे, तो सर अब वो बेचारा किस डेट पर रिटर्न फाइल करे? वो कहता है कि उसकी मेजर एक्टिविटी जो है ना, उसने वो वाली डेट फॉलो करनी है। अगर उसका ज़्यादा बड़ा काम गाड़ियाँ बनाना है तो 10 को फाइल करेगा, ज़्यादा बड़ा काम पेंट बनाना है तो 15 को फाइल करेगा, और ज़्यादा बड़ा काम फर्नीचर बनाना है तो 16 को फाइल करेगा। ठीक होगी बात? तो जो उसकी मेजर एक्टिविटी है वो तब करेगा। एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में कि सालाना सेल टैक्स रिटर्न फाइल होगी। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन विच इज अ प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये बात ना सिर्फ कंपनी पे लागू हो रही है और किसी पे लागू नहीं हो रही, शेल फाइल एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर ए फाइनेंशियल ईयर बाय 30 सितंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। साल खत्म होने के बाद जो 30 सितंबर आएगी ना, आपने एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करानी है। सर वो इनकम टैक्स रिटर्न तो करानी है, सेल्स टैक्स रिटर्न भी जमा करानी है। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक, क्या सेल टैक्स रिटर्न ऑनलाइन जमा कराई जा सकती है? द रिटर्न फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द वेब और एनी मैग्नेटिक और कंप्यूटर रीडेबल मीडिया shall be considered as a return, and the board may make rules for determining eligibility of the data of such returns and intermediaries who will digitize data and transmit return electronically under their digital signatures। भाई साहब कहते हैं कि जो रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू फाइल होगी वो बिल्कुल रिटर्न मानी जाएगी। एफबीआर इसके बारे में असूल भी बना सकता है, और उन ई इंटरमीडियरीज के बारे में भी असूल बना सकता है जो बेसिकली आपसे डाटा लेते हैं और उसको रिटर्न में कन्वर्ट करते हैं। कंसल्टेंट्स की बात हो रही है। Every registered person required to file return or statement shall file them electronically in the manner specified by the board। सर तमाम रिटर्न्स अब ऑनलाइन जाती हैं, मैनुअल का रवाज खत्म हो गया है। A registered person filing returns electronically shall pay sales tax in any of the designated branches of the National Bank of Pakistan on prescribed payment चालान और through electronic payment system। सर तमाम registered person जो returns फाइल करते हैं वो टैक्स बैंक में जमा कराएंगे। तो सर तरीका ये होता है, रिटर्न आप भर लेते हैं, सबमिट का बटन एक्टिव नहीं होता, फिर आप जाते हैं बैंक में चालान लेकर टैक्स जमा कराते हैं, बैंक अपने पास उसकी एंट्री करता है, जैसे ही वो एंट्री करता है आपका सबमिट का बटन एक्टिव हो जाता है और यहाँ पे आप सबमिट कर देते हैं। दिस इज द वे। और मुकरने का समय हो गया है। रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख क्या है? 15 है। इन केसेस वेयर ड्यू डेट इज 15th ऑफ अ मंथ, द टैक्स शैल बी डिपॉजिटेड बाय द 15 एंड द रिटर्न शैल बी सबमिटेड बाय 18th ऑफ द सेम मंथ। मुकर गए हम। सर याद रखें, पहले ना ये 15 तारीख होती थी, अब पाकिस्तानी है ना, सबको 15 तारीख को याद आता है, सारे बैंक पहुंच जाते थे 15 तारीख को, बैंक का लोड पड़ जाता था, बैंक भी पाकिस्तानी था, वो जैसे ही थोड़ा लोड बढ़े ठप निज़ाम बैठ गया। अब सब मुंह उठा के बैठे हुए, पेमेंट सबमिट हो गई है पर बैंक का निज़ाम बैठा हुआ है, सबमिट का बटन ही एक्टिव नहीं हो रहा, 15 गुजर गई, मसला पड़ गया। तो लोगों ने फिर एफबीआर को कहा सर देखें ये या तो निज़ाम ठीक कर दें या फिर टाइम दे दें। उन्होंने कहा निज़ाम तो ठीक हो नहीं सकता, हम ये काम करते हैं कि आप पेमेंट 15 को कर दें, बैंक का निज़ाम 16 तारीख तक 17 तारीख तक ठीक हो ही जाएगा,
तो आप 18 तक सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में तो बस सबमिट का बटन ही रह जाता है ना, पैसे तो पहुंच जाते हैं, असल काम तो हो जाता है। तो 15 तारीख तक पेमेंट करनी होती है और 18 तारीख तक हमने रिटर्न सबमिट करनी होती है। ठीक होगी बात? ऑल गुड? यार ये बड़ा काम खराब है। मैं आपको ना अब जरा एक मजे की बात बताता हूं। ये देखिए प्रैक्टिकली होता क्या है। अभी तो मैंने आपको बड़ा कुछ सुना दिया सर। एक है जनरल टायर, एक है जनरल टायर और एक है होंडा। सर जनरल टायर ने ना होंडा को 100 रुपए की सेल की हुई है। ठीक होगी बात? जब रिटर्न जमा कराने की बारी आएगी ना, तो होंडा ने अपनी परचेज एंटर नहीं करनी। होंडा अपनी परचेज में कुछ कर ही नहीं सकता, इसकी परचेज समझ लें लॉक है। ठीक है, इसके पास इनपुट कहां से आएगा? जनरल टायर अपनी सेल रिकॉर्ड करेगा और जब ये सेल रिकॉर्ड करेगा ना, ये इस पे होंडा का एनटीएन देगा। ठीक होगी बात? इसने ये इनवॉइस अपलोड कर दी, अभी इनवॉइस अपलोड हुई है, अभी रिटर्न सबमिट नहीं हुई। ठीक होगी बात? हो सकता है इसका 8 का कोई इनपुट भी हो और इसने 10 रुपए गवर्नमेंट को जमा कराने। जैसे ही ये सेल अपलोड करेगा ना, होंडा अपनी रिटर्न अपने कंप्यूटर पे ओपन करेगा और वहां पे ना एक एनेक्जर होता है, एनेक्जर ए, वहां पे जाएगा ना तो इसको ये वाली परचेज यहां पे नजर आ रही होगी। ये तरीका ऐसे होता है। आप अपनी परचेज में कुछ नहीं कर सकते, आप डिपेंडेंट हैं उस बंदे के ऊपर कि जब तक वो इनवॉइस अपने कंप्यूटर में जाके अपलोड नहीं करेगा ना, आपको नजर ही नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता कि अपलोड ही ना करे और आप यहाँ से मैनुअली खुद ही एंटर कर दें, ये इजाज़त ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो निज़ाम इन्होंने ऑटो ऐसे बनाया हुआ है कि जब तक कोई बंदा सेल अपलोड नहीं करेगा ना, तब तक आपकी परचेज आ ही नहीं सकती। यहाँ तक बात समझ आ गई? हो सकता है आपकी 30 रुपए का आउटपुट था और 12 रुपए आपने जमा कराने थे। बायर्स रिटर्न, सर होंडा इज अ बायर। Buyer's return is considered provisional in IRS until the seller files their return for the tax period by the last day of the month in which the due date of filing return falls। मुश्किल बात लिखी हुई है, इधर देखें सर। होंडा ने अपना 12 रुपए का टैक्स जमा कराया और 12 रुपए का टैक्स जमा करा के ना इसने अपनी रिटर्न सबमिट कर दी 18 को। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 18 जुलाई को इसने सबमिट कर दी, जून की रिटर्न की बात हो रही है। इसने अभी तक जमा नहीं करवाई, इसने अभी तक रिटर्न जमा नहीं कराई। ये रिटर्न जब जमा कराएगा ना, तो रिटर्न तो इसकी जमा हो जाएगी, लेकिन साथ लिखा जाएगा, मैसेज लिखा जाएगा कि सर हम अभी ना इसको प्रोविजनल समझ रहे हैं, आरजी रिटर्न समझ रहे हैं, दिस इज अ प्रोविजनल रिटर्न। ठीक हो गया? इफ द सेलर, ये सेलर है जनरल टायर, fails to file his return by the last day of the month in which the due date of return falls। सर ड्यू डेट 18 जुलाई है, इस महीने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ये लिखा हुआ ना कि जिस महीने ड्यू डेट फॉल करती है उस महीने की आखिरी तारीख तक रिटर्न जमा ही नहीं हुई। क्या होगा 31वीं की रात 12 बजे? द इनवॉइसेस इशूड बाय द सेलर will be deleted by IRS from the buyer's return। इसकी जो प्रोविजनल रिटर्न सबमिट हो गई हुई है ना, 31 तक अगर इसने रिटर्न जमा नहीं करवाई तो 31 की रात 12 बजे जैसे ही 1 अगस्त चढ़ेगी, ऑटोमेटिकली 18 इसके सिस्टम से डिलीट हो जाएगा, ऑटो डिलीट हो जाएगी इनवॉइस। और इसकी जो टैक्स लायबिलिटी 12 पे आ गई थी, ये वापस 30 पे चली जाएगी। ठीक हो गया? आगे 30 पे द लायबिलिटी द बायर विल बी कैलकुलेटेड विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट टैक्स। ये इनपुट टैक्स छोड़ गया, इसके बगैर इसकी लायबिलिटी कैलकुलेट कर दी जाएगी। प्रोविजनल रिटर्न शैल बी टेकन एज वैलिड। ये जो आरजी कच्ची रिटर्न थी ना, इसको वैलिड तब समझा जाएगा आफ्टर पेमेंट ऑफ सेड कंप्यूटेड सेल्स टैक्स लायबिलिटी। हुकूमत होंडा को कहेगी कि तुम्हारी रिटर्न कच्ची थी, आरजी थी, हमने तो कभी मानी नहीं थी, 12 तुम जमा करा चुके हो, बकाया 18 जमा करा के रिटर्न सबमिट करा दो, हम तुम्हारी रिटर्न परमानेंट मान लेते हैं। मतलब क्या हुआ? दो बातें हम पहले पढ़ चुके हैं।
इसने इस बात का ध्यान रखना है कि ये सेल अपनी रिटर्न में दिखाए, एक काम। दूसरा काम इसने ये भी ध्यान रखना है कि ये टैक्स पे हुआ हो। दो काम थे, आज याद करें तीसरा काम एक और भी है, ये रिटर्न सबमिट भी करे। ये तीनों कामों का ध्यान होंडा को रखना पड़ेगा। तो जिस जिस शख्स से आपने खरीदा होता है, आपने तीन बातों का ख्याल रखना है, वो सेल भी डिक्लेयर करे, वो टैक्स भी जमा कराए और वो रिटर्न भी जमा कराए। तीनों में से एक काम भी ना हुआ ना, आपका प्रोग्राम तो डैश डैश डैश। बात समझ आ गई? ठीक होगी बात? ओके। वेयर द सेलर फाइल्स रिटर्न एंड पेज टैक्स बाय लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉल्स। ये देखें, 31 से पहले पहले, सर ये सुनने बड़ी अजीब सी बात है, नोट कर लीजिएगा। अगर जनरल टायर ने 31 जुलाई से पहले पहले या 31 जुलाई तक टैक्स पे कर दिया, रिटर्न सबमिट कर दी, तो सर फिर इसकी जो प्रोविजनल रिटर्न थी ना वो ओके हो जाएगी, फिर इसने कुछ नहीं करना, फिर इसके जो 12 जमा हुए मैंने वो हो गए। ठीक होगी बात? A registered person can only claim sales tax withheld if he declares the corresponding sales in his return. Otherwise, the sales tax withheld and reduction in output will not be allowed. बस ये बात समझ लें, ऑपरेशनली मुश्किल है समझाना, कि अक्सर लोगों को जब आपने सेल की होती है ना, मिसाल के तौर पे आपने होंडा को सेल की 18, उसने आपका 18 का 18 टैक्स विदहेल्ड कर लिया। अब आपका टैक्स तो गवर्नमेंट को पहुंच गया ना, जब तक आप ये सेल डिक्लेयर नहीं करेंगे ना, आप विदहेल्ड क्लेम नहीं कर सकते। बस इतनी बात ध्यान में रखें। तो जाहिर बात है, बताओगे सेल हुई है तो ही डिडक्शन कंप्यूट होगी ना, बता ही नहीं रहे कि सेल है तो डिडक्शन कैसे कंप्यूट होगी? तो आखिरी जुमले का मतलब यह है। तो आसान अल्फाज में, आपका इनपुट जो है प्रोविजनल होगा, तब तक प्रोविजनल रहेगा जब तक आपका सप्लायर रिटर्न जमा नहीं कराता। और अगर उसने 31 से पहले पहले, बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए, कोई मसला नहीं। अगर 31 से पहले पहले उसने रिटर्न जमा करा दी तो सब अच्छा है, प्रोविजनल रिटर्न परमानेंट बन जाएगी। लेकिन अगर रिटर्न जमा ना हुई तो सर आपका इनपुट 31 को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। आपकी 12 बजे क्लास है, बैठे नहीं, कोई मसला? 11:30 नहीं, इधर क्लास है जाज़ भाई। नहीं जाज़ भाई चेक करें, 11:30 कौन सी क्लास है? अब मैं टाइम पे आ ही गया हूं, तो मुझे देख ले, कुदरत ये करती है मेरे साथ कि टाइम पे आ जाओ तो पता लगता है जी आगे क्लास खड़ी हुई है। ठीक हो गया? तो सर अगर आपने रिटर्न में चीजें क्लेम की हुई हैं, ठीक है, क्लेम करें, टैक्स पे करें, प्रोविजनल रिटर्न। सप्लायर ने 31 तक जमा करा दिया, सब अच्छा है। 31 को ना जमा कराया, आपका इनपुट सारा फारग, डिलीट, और फिर आपको डिफरेंशियल से क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करके अगले पीरियड वापस आ जाती है, पीरियड में परचेज वापस आ जाती है, फिर हो जाएगा। कोई सवाल? जी, ऑल ओके? अच्छा सर, क्या फरमाते हैं, ये पढ़ा दिया जाए या न्यूमेरिकल का टाइम वैसे थोड़ा है, पढ़ा दिया जाए? लास्ट पॉइंट में मैंने बताया था कि अगर आपका किसी ने सेल्स टैक्स विदहेल्ड किया हुआ है तो फिर क्या होगा, आपने वो सेल डिक्लेयर करनी है। सेल डिक्लेयर करेंगे तो ही आपका इनपुट जो है वो आपको आपका विदहेल्ड आपको क्लेम करने की इजाजत होगी। अगर आपने सेल ही नहीं दिखाई तो आप विद होल्डिंग कैसे क्लेम कर सकते हैं, ये बात लिखी हुई। पढ़ा दिया जाए फिर? नो, ठहरे, मुझे जरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमने ये 5वां करना है ना यार? इस न्यूमेरिकल के अंदर ना, ठहरो मैं देख लूँ, वो वाला पॉइंट था मेरे ख्याल में इसके अंदर। हाँ देखा, इसके अंदर ना ज़रा एक फनकारी है जिस पे मुझे ना टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मेरे ख्याल में न्यूमेरिकल ज़रा अभी ख़तरनाक है। ये न्यूमेरिकल 20 मिनट वाला है नहीं, तो ये न्यूमेरिकल ना कल करेंगे। इसके अंदर ना कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स आ रहे हैं, इन दोनों न्यूमेरिकल में ना फनकारियाँ हैं थोड़ी सी, ये सादे न्यूमेरिकल नहीं है, ये ज़रा कुछ इसके अंदर पॉइंट्स हैं, तो मैं 20 मिनट में ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। तो हम ना एक काम करते हैं,
एक ऑप्शन और भी है, लेकिन वो मुझे लग नहीं रहा कि वो आप मानेंगे। हाँ, चैप्टर 2 पढ़ सकते हैं हम, उसके 2 सफ़े रहते हैं ना, वो हो सकता है, वो सीधा सीधा काम है जी। यही पढ़ा दें, आए फिर पढ़ें। सेल्स टैक्स के अंदर कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि पास पेपर में ना आया हो, सारा कुछ आया हुआ है। नहीं भाई, आप कोई टॉपिक उठा के देख लें। चलिए जी, ये वैसे आसान काम है, मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल ही है। ये आखिरी कॉन्सेप्ट जो मैं आपको कह रहा था ना, सेल्स टैक्स का हमारा एक ही कॉन्सेप्ट रह गया है, ये बस आखिरी कॉन्सेप्ट है। बाकी ये सब ऐसी फनकारियां थी जो मैंने आपको पढ़ा पढ़ा के सुनाता हूँ और आप सोते रहे खुली आंखों के साथ। ठीक है जी, खुली आंखों से सो सकते हैं, खुली आंखों से ख्वाब देख सकते हैं। ओए होए होए, खुली आंखों से देखता हूँ क्यों ख्वाब आजकल, इजाज भाई के चेहरे से है क्यों गुलाब आजकल। सॉरी इजाज भाई। ओके, चलिए जी शुरू करते हैं। 4 सिनेरियोज होंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं डॉलेंस की। एज्यूम करें कि डॉलेंस इज अ सेलर और किया इज ए बायर। ठीक हो गया। पहला सिनेरियो, डॉलेंस सोल्ड गुड्स टू किया। एज्यूम करें किया इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं रजिस्टर्ड पर्सन। किया को चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आई, उन्होंने चीजें रिटर्न कर दी। ठीक है, मेरा में नॉर्मल सिनेरियो है, एक रजिस्टर्ड बंदे ने दूसरे रजिस्टर्ड बंदे को चीजें बेची, चीजें वापस हो गई। कौन सी क्लास है आपकी? नहीं, इनकी आपकी क्लास है इधर? हाँ नहीं, इजाज भाई कौन सी क्लास है इनकी, इनका जरा मसला हल कर दें। ओके, चलिए जी। तो किया को चीजें बेची, किया ने चीजें वापस कर दी। सर बताएं डॉलेंस सेल की एंट्री क्या करेगा? डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, ऐसे ही है। और ये परचेज की क्या एंट्री करेगा? परचेज डेबिट और ओके। उसके बाद चीजें सर रिटर्न हो गई। अगर चीजें रिटर्न हुई हैं तो सर रिटर्न की एंट्री ये भाई साहब क्या करेंगे? ये एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर, और ये भाई साहब रिटर्न की क्या एंट्री करेंगे? क्रेडिटर डेबिट और परचेज रिटर्न। ठीक हो गया, सब अच्छा है, कोई एंट्रीज में मसला? ओके। ओके, दूसरा सिनेरियो, डॉलेंस लिया तो, डॉलेंस लिया तो रिलायबल है, डॉलेंस लिया तो बात बनी। डॉलेंस ने चीजें बेची फहीम को, फहीम साहब हैं अनरजिस्टर्ड। सर कुछ दुविधा है? सर ये बाहर खड़े होकर ना मुझे लग रहा है कोई गलत मशवरे दे रहा है। डॉलेंस ने फहीम साहब को चीजें बेची, फहीम साहब को चीजें पसंद नहीं आई, फहीम रिटर्न्ड गुड्स। ओके, अब जरा बोर्ड पे ध्यान दें। सेल की एंट्री होगी डेबिटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। अच्छा वैसे तो ये भाई साहब फहीम अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, लेकिन चले एंट्री मैं लिख ही देता हूं यहां पे, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। और जब चीजें वापस रिटर्न होंगी तो ये भाई साहब एंट्री क्या करेंगे? क्रेडिटर डेबिट और ये भाई साहब की एंट्री करेंगे, ये भाई साहब एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर
ले सर, दूसरा सिनेरियो ठीक हो गया। तीसरा सिनेरियो, डॉलेंस ने उधार पे किया को चीजें बेची और बाद में चीजों की कीमत बढ़ा दी। ऐसा हो सकता है, गाड़ियां जब आप बुक करवाते हैं, ठीक है, अक्सर होता है ना बुकिंग के दौरान अभी गाड़ी डिलीवर नहीं हुई, कीमतें बढ़ गई। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। तो हम यहां पे सिनेरियो बनाते हैं, डॉलेंस सोल्ड गुड्स टू किया, डॉलेंस इंक्रीज्ड प्राइसेस, डॉलेंस ने कीमतों में इजाफा कर दिया। पहली जो सेल ओरिजिनल हुई थी उस पे एंट्री होगी डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, और ये एंट्री करेंगे परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। और बाद में जब कीमत बढ़ेगी तो मजीद परचेजेस डेबिट होंगी और मजीद क्रेडिटर क्रेडिट होगा, ऐसे ही है। और जब कीमत बढ़ेगी मजीद डेटर डेबिट किया जाएगा और मजीद सेल्स क्रेडिट की जाएंगी। क्या ख्याल है? ऐसे ही होती है ना एंट्री। अकाउंटिंग है, आपको मेरे से बेहतर अकाउंटिंग आती है। मैं तो फजूल सब्जेक्ट नहीं पढ़ता, आप तो पढ़ते हैं ना माशाल्लाह। कल सुना 9 घंटे पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है ना, तभी 14 तबक रोशन हुए में। कदर आई मेरी? फिर कदर आई मेरी? सेशन भी लेट शुरू करता है, एक्स्ट्रा क्लासें भी नहीं लेता, कभी टाइम पे भी नहीं आया, फिर भी 1-2 दिन में कोर्स खत्म, 1-2 दिन के फर्क से कोर्स खत्म हो जाता है कि नहीं? और समझ आ जाती है कि नहीं आती? ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। नहीं, समझ तो आ ही जाती है, बस अब रट्टे वाला सब्जेक्ट है थोड़ा बहुत, इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? ठीक है, तो लेवल के नहीं। ओके, इजाज भाई क्या ना, जबरदस्त, सही जा रहे हैं आप, ऐसे ही होना चाहिए बंदे को। आखिरी सिनेरियो, डॉलेंस सोल्ड गुड्स टू किया, डॉलेंस डिक्रीज द प्राइसेस, कीमतों में कमी कर दी। यानी गाड़ी बेची, पहले बुकिंग करा दी और डिलीवर होने से पहले कीमतें कम कर दी। बिल्कुल हो सकता है। तो जब शुरू में गाड़ी का एडवांस या गाड़ी बेची होगी तो सेल टैक्स वाले तो कहते हैं ना आपकी सेल है, तो सेल रिकॉर्ड कर दें सर। अच्छा, बाद में जब कीमत कम होगी तो सर एंट्री क्या करेंगे ये? अच्छा, इसको सेल्स रिटर्न नहीं बोलते हम सेल्स रिटर्न नहीं बोलते। जब चीजों की कीमत कम हो जाए ना, ये सेल रिटर्न नहीं होती, फिर आप सेल्स ही डेबिट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बात ज़हन में रखनी है कि सेल रिटर्न तो तब होती है ना जब चीजें आ जाएं। अगर चीजों की कीमत कम हो जाए तो हम सेल्स को ही डेबिट कर देते हैं। ओके, और डेटर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और ये भाई साहब क्या करेंगे? ये क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे और परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब इनकी चीजों की कीमत सस्ती हो गई। सर क्या आपको ये 4 सिनेरियो समझ आ गए? अच्छा जी, अब आपने जरा बात को बड़े ध्यान से समझना। जब पहले चीजें डॉलर्स ने सेल की तो ये एंट्री हुई। इस एंट्री को करने पे इसका आउटपुट बढ़ेगा कि कम होगा? इसका आउटपुट बढ़ेगा और इसका इनपुट बढ़ेगा। इसका आउटपुट बढ़ेगा और इसका इनपुट कम बढ़ेगा। ओके, अच्छा, जब चीजें रिटर्न होंगी तो इसका आउटपुट कम होगा और इसका इनपुट भी। कौन खुश होगा, कौन दुखी होगा? चीजें रिटर्न होने पे कौन खुश होगा, कौन दुखी होगा? सोच के बताएं। जिसका आउटपुट कम हो रहा है उसकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है, कम हो रही है ना, आउटपुट कम जो हो रहा है, ये बड़ा खुश होगा, ये कहेगा कि अच्छा हुआ लायबिलिटी कम होगी। अच्छा, आपके ज़हनों में भला क्या चल रहा होगा? सर ये आप क्या बात कर रहे हैं, उसकी सेल वापस आ रही है। सर आप ना जरा इस एंगल से सोचें कि हुकूमत ने सिस्टम के अंदर रिटर्न डालने का इख्तियार ना इसको दिया हुआ है कि परचेज करने वाला ना सिस्टम में रिटर्न डालेगा। अगर इख्तियार इसको दिया होता ना, ये सेलें तो करता रहता लेकिन झूठी मूठी की रिटर्नें भी डालता रहता। सर ये तो रिटर्न हो गई थी, खुद ही पंच करता रहता, अपना आउटपुट कम करता रहता। समझ रहे? इस एंगल में अगर आप सोचेंगे ना, फिर आपको बात समझ आएगी कि अगर इख्तियार इसको दे दिया जाता ना कि सिस्टम में सेल्स रिटर्न डाल ले, इसने तो अन्नी मचा देनी थी,
इसने तो लुट मचा के रखनी थी। हुकूमत ने इख्तियार इसको दे दिया कि रजिस्टर्ड बंदे को सेल करेगा ना, तो वही बंदा सिस्टम में रिटर्न डाल सकता है जो परचेज कर रहा है। क्योंकि ये जब अपना इनपुट डालेगा ना, इसका इनपुट कम होगा, इसको दुख होगा, ये कभी भी गलत एंट्री यहां पे नहीं करेगा, ये जानबूझ के कभी कुछ नहीं करेगा, ये जेन्युइन रिटर्न डालेगा। क्योंकि अगेन वही बात, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये सेल दिखाएगा तो ही इसको परचेज नजर आएगी। इसी तरह यहां पर भी है, ये रिटर्न सिस्टम में डालेगा ना तो ही इसको नजर आएगी, वरना नहीं नजर आएगी। खुद से ये कुछ नहीं कर सकता। तो खुद से अगर इसको इख्तियार दे दिया जाता है, ये तो लुट मचा देता भाई। ये तो चुप करके डाली जा, रिटर्न कर दे, एंटर कर दे, एंटर कर दे, और अपना इनपुट आउटपुट कम करी जा रहा है, करी जा रहा है। तो हुकूमत ने इसको इख्तियार नहीं दिया। ये मैंने रेड से इसीलिए लिखा कि सर जिम्मेदारी सिस्टम में रिटर्न डालने की इसकी। ठीक होगी बात। इधर आ जाए दूसरे सिनेरियो में। सर ये मजबूर है, ये मैंने लिख तो दिया है, लेकिन असल में ये बंदा अनरजिस्टर्ड है, फहीम अनरजिस्टर्ड है, ये तो एंट्रीज ही कोई नहीं कर रहा, ना रिटर्न भर रहा है, इसको तो कहा नहीं जा सकता। मजबूरन हुकूमत को इसको ही कहना पड़ा कि तुम ही सिस्टम में रिटर्न डाल देना, लेकिन इस पर बहुत सख्त किस्म के चेक्स हैं। लोग कोशिश करते हैं 2 नंबरी करने की, लेकिन बड़े सख्त किस्म के हुकूमत के चेक्स हैं, देख लेंगे अभी। ठीक हो गया। तो उस सूरत में सेलर ने सिस्टम में रिटर्न, कीमतें बढ़ गई, कीमतें बढ़ने से इसका आउटपुट बढ़ेगा और इसका इनपुट भी बढ़ेगा। सोचें अगर कीमतें बढ़ाने का इख्तियार इसको दे दिया जाता, ये तो अन्नी मचा देता, ये कह देता चलो अच्छी बात है बढ़ा दो कीमत, मेरा इनपुट ही बढ़ा ना, मैं 2 नंबर कीमतें बढ़ाई जाता हूँ, मेरा इनपुट बढ़ता जाएगा। तो मैंने कहा तुम्हें इख्तियार देना ही नहीं है, इख्तियार इसको देना, क्योंकि ये अगर कीमत बढ़ाएगा ना तो इसका आउटपुट बढ़ेगा, ये कभी भी गलत काम नहीं करेगा। तो इख्तियार इसको दे दिया गया, ये अपने सिस्टम में कीमत बढ़ाएगा, इसको ऑटोमेटिकली नजर आ जाएगी, कीमतें कम करने पे आ जाए, कम करेंगे इसका आउटपुट कम होगा, इसका इनपुट कम होगा, इख्तियार इसको दे दिया गया कि तुम अपने सिस्टम में कीमतें कम करने की एडजस्टमेंट डालोगे, ताकि तुम्हारा अगर इनपुट कम हो ना तो फिर ओके होगा, तुम गलत इनपुट कम नहीं करोगे। साथ ही साथ इसको भी कहा गया चल तुझे भी इख्तियार दे देते हैं, लेकिन जब ये पहले एडजस्टमेंट डालेगा ना तुम उसके जवाब में करोगे, तुम इनिशिएट नहीं कर सकते, तुम इसको कंफर्म कर सकते हो, तुम इनिशिएट नहीं कर सकते। अच्छा ये कंफर्मेशन बाकी जगहों पे भी दे सकता था, उसने नहीं दी, यहां पे पता नहीं क्यों दे दी। अगर ये ना भी देता ना वही काम काफी था, लेकिन पता नहीं क्यों यहां पे उसको कोई मसला था तो उसने यहां पे दे दी। ओके, अब ये जिस चारों सिनेरियो समझ आ गए, चारों सिनेरियो में एडजस्टमेंट किस किसने करनी है ये भी समझ आ गया। मैंने रेड से वो एंट्रीज लिख दी हैं। सर एडजस्टमेंट की जगह ना आप यहां पे ये समझ लें कि नोट इशू होता है, नोट इशू होता है जब रिटर्न होती है। अब सवाल यह है कि नोट 2 तरह के हैं, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। अब ये कैसे पता लगे कि डेबिट नोट इशू होगा या क्रेडिट होगा? बड़ा आसान काम है, इसकी जुगाड़ लगाई हुई है मैंने। जुगाड़ ये है कि जब रिटर्न होगी तो एंट्री ये करेगा, क्रेडिटर डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट, तो डेबिट नोट है, ये डेबिट नोट इशू करेगा। एंट्री ये कर रहा है, डेटर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट नोट, ये क्रेडिट नोट इशू करेगा। ओके इधर आ जाए, डेटर डेबिट हो रहा है तो डेबिट नोट इशू होगा इस सिनेरियो में। क्रेडिटर डेबिट हो रहा है तो ये भाई साहब डेबिट नोट इशू करेंगे, और जवाब में ये डेटर को क्रेडिट कर रहे हैं, ये भाई साहब क्रेडिट नोट इशू करेंगे। तो ये सर हमने एक निशानी लगा दी है। तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, पेपर में बस सिनेरियो देखिएगा कौन सा है, और ये देखिए कि जिस शख्स ने नोट इशू करना है वो एंट्री क्या करेगा। दिमाग में एंट्री 2 मिनट में आ जाएगी। अच्छा ये रिटर्न का है, रजिस्टर्ड बंदे ने रिटर्न करनी होगी, वो रिटर्न के टाइम पे एंट्री क्या करेगा, वो करेगा क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, तो क्रेडिटर डेबिट हो रहा है तो डेबिट नोट। बस आपने एंट्री जहन में लेकर आनी है और देख लेना है डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, उस हिसाब से डेबिट या क्रेडिट नोट जो है वो इशू हो जाएगा। ठीक होगी बात समझ आ गई? तो सर जी ये कॉन्सेप्ट था जो कि आपको देना था, और ये टेबल आपके सामने बना हुआ है। एक दफा जरा इसको कोरिलेट कर लें जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। मेरे ख्याल में बाकी तो अब रीडिंग रह गई है, मेन काम तो हमारा हो ही गया है।
जी सर, मैच हो रहा है क्या नहीं? ओके, जल्दी से पढ़ लेते हैं जो नीचे इसकी रीडिंग लिखी हुई है। कैंसलेशन और रिटर्न ऑफ सप्लाई। सर ये जो रूल है ना 20, बल्कि ये लिखे हुए साथ, 20 का 1 और 2 इसके लिए है, 20 का 3 इसके लिए है। तो अभी जो हम पढ़ने लगे ना कैंसलेशन और रिटर्न, ये पहले दो पॉइंट्स हैं। तो पहले दो पॉइंट्स हम पढ़ने लगे। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन डॉलेंस हैज मेड अ सप्लाई, डॉलेंस ने सप्लाई की, एंड सच सप्लाई इज कैंसल और रिटर्न, किया ने वापस कर दी। द बायर, बायर कौन है? किया। किया शैल इशू अ डेबिट नोट। सर क्या यही लिखा है? ये देखें, बायर डेबिट नोट। ठीक है, दो कॉपियां इशू करेगा। क्या होगा डेबिट नोट में? कितनी क्वांटिटी रिटर्न हुई, क्या वैल्यू थी इसकी। जारी बात है जिस वैल्यू पे सेल हुई थी रिटर्न भी तो उसी पे होनी है, वो वैल्यू आपने बता देनी है। कितना टैक्स बनता था, और ये डाटा आपने देना है। नेम एंड नेशनल टैक्स नंबर ऑफ द रेसिपिएंट, किया का नेम और नेशनल टैक्स नंबर, डॉलेंस का नाम और नेशनल टैक्स नंबर, जो इनवॉइस इशू की थी पहली सेल वाली उसका नंबर क्या था और उसकी डेट क्या थी, किस वजह से डेबिट नोट इशू हो रहा है, किस वजह से चीजें रिटर्न हो रही हैं। साइन करेगा किया और अपनी स्टैंप लगा देगा। जाहिर बात है ऑथराइज पर्सन करेगा जो किया की तरफ से नोट इशू कर रहा है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ डेबिट नोट शेल बी सेंट टू द सप्लायर, ओरिजिनल कॉपी डॉलर्स को भेज दी जाएगी और दूसरा हिस्सा अपने पास रखेगा किया रिकॉर्ड के लिए। ओके, इफ द सप्लाई इज बीइंग रिटर्न कैंसल्ड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, फहीम साहब ने चीजें रिटर्न कर दी, तो सर फहीम साहब तो अनरजिस्टर्ड है, वो तो कुछ नहीं कर सकते। तो सप्लायर को ये इख्तियार दे दिया गया कि वो क्रेडिट नोट इशू करे और उसके अंदर वही सब चीज़ें होंगी जो कि मैंने ऊपर आपको बताई थी, और अपनी कॉपी एक रिकॉर्ड के लिए रखेंगे। तो सप्लायर है जी डॉलेंस, और मेरे ख्याल में दूसरे सिनेरियो में मैंने यही लिखा है कि डॉलेंस क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट। ये देखें क्रेडिट नोट लिखा। लेकिन सर मैंने कहा था ये आसान काम नहीं है, इस पर बड़ी सख्त मॉनिटरिंग है, और ये देखें मॉनिटरिंग क्या है। द क्रेडिट नोट शैल ओनली बी इशूड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर। इसके लिए आपको कमिश्नर के पास जाना पड़ता है, साबित करना पड़ता है कि चीज़ें रिटर्न हुई हैं। ये मुंह उठा के नहीं है, क्योंकि कमिश्नर को पता था लोग ना बड़ी गलत हरकतें करते थे, रिटर्न्स डाली जा रहे हैं, अपना आउटपुट टैक्स कम करी जा रहे हैं। तो उसने कहा रुको ज़रा, सब्र करो। तो ये सिर्फ अनरजिस्टर्ड के केस में है, दूसरे केस में है सिर्फ, ये ओनली सेकंड केस, ये पहले केस में नहीं है। रजिस्टर्ड अगर वापस कर रहा है ना उसकी अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। चेंज इन वैल्यू, सर ये तीसरा और चौथा सिनेरियो है। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द वैल्यू ऑफ सेल या फिर अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, सेल टैक्स भी चेंज हो सकता है। आपने 10% चार्ज किया था, बाद में पता लगा ये तो 18% है, तो उस सूरत में वैल्यू नहीं बढ़ेगी, सिर्फ सेल्स टैक्स बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन तरीका यही है। वैल्यू ऑफ सप्लाई चेंज हो गई या अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स चेंज हो गया, मेंशन्ड इन द इनवॉइस इशूड हैज इंक्रीज्ड। सर ये तो तीसरा सिनेरियो है, क्योंकि तीसरे सिनेरियो में इंक्रीज की बात कर रहा है। डॉलेंस शेल इशू आ डेबिट नोट, डेबिट नोट ही लिखा हुआ है तीसरे सिनेरियो में। हाँ, डॉलेंस डेबिट नोट इशू करेगा, वही फजूल चीजें, नाम, नेशनल टैक्स नंबर, नाम, नेशनल टैक्स नंबर, नंबर और डेट ऑफ द इनवॉइस। ओरिजिनल इनवॉइस में वैल्यू क्या थी, सेल टैक्स क्या था, रिवाइज वैल्यू क्या हो गई है, रिवाइज सेल टैक्स क्या हो गया, दोनों में डिफरेंस कितना है, किस वजह से वैल्यू चेंज हुई। साइन करेंगे, स्टैम्प करेंगे, वो शख्स करेगा जो कि नोट इशू कर रहा है। Where for any valid reason the value of supply or the amount of sales tax mentioned in the invoice issued has decreased. चौथा सिनेरियो, दी सप्लायर यानी कि डॉलेंस इशू करेगा क्रेडिट नोट विद द सेम पर्टिकुलर। सर क्रेडिट नोट ये तो डॉलेंस वाला है ना, हाँ, डॉलेंस क्रेडिट नोट इशू करेगा, ओरिजिनल कॉपी भेज दी जाएगी किया को और डुप्लीकेट अपने पास रख दी जाएगी। लेकिन सर मैंने तो आपको रेड में किया का भी लिखवाया हुआ है कि किया ने भी नोट इशू करना है, ये लिखा हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ केस फॉलिंग अंडर 2। सर ये जो फॉलिंग 2 है ना, ये वाला, ये है डिक्रीज वाला सिनेरियो। इसमें क्या होगा, इसमें किया भी डेबिट नोट इशू करेगा
क्रेडिट नोट के जवाब में एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसीट, जब तक किया एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई फायदा नहीं इसका, कोई सेल कम नहीं होगी डॉलर्स की। सेम डिटेल्स प्रोवाइड करनी है जो कि डेबिट नोट में थी। तो बस पता नहीं क्यों ऐसा किया हुआ है, एक ही किया ही कर देता तो काम चल जाना था, पता नहीं इन्होंने डॉलर्स का क्यों इख्तियार दिया। सर कोई सवाल, कोई सवाल? सब अच्छा है। ले सर जी, अब जो हमारा रह गया ना वो ये छोटी छोटी बातें दो चार रह गई हैं। ये देखें, सफ़ों में ना जाएं, ये 2 लाइनें ये हैं और 2 लाइनें ये हैं, डब्बे बने हुए, 4 लाइनें ये हैं, 3 लाइनें ये हैं, 2 लाइनें ये हैं, 3 लाइनें ये हैं, और आखिरी सफ़ा ये है। मेरे ख्याल में मुश्किल से एक सफ़ा बचा है हमारा, एक सफ़ा है जो हमने करना है, और ये शायद कल क्लास के पहले 15 से 20 मिनट में, या चले 30 मिनट में हो जाएगा। तो हमारा ये सेल टैक्स मुकम्मल हो जाएगा। इसके 2 सवाल रह गए हैं, उसमें से एक हम कल कर लेंगे इंशाल्लाह। कल सवाल करने के बाद और ये करने के बाद मुझे नहीं लगता वैसे वक्त बचेगा, लेकिन अगर वक्त बच गया तो फिर हम देख लेंगे, शायद चैप्टर 2 की तरफ चले जाएँ, वो कर लेंगे। और फिर मेरे पास वेडनेसडे थर्सडे का टाइम है, और उसमें फिर चैप्टर 2 जो बाकी रह जाएगा, कल तो पूरा नहीं होगा कि शुरू भी हो गया, तो वो कर लेंगे। साथ आपको मैं देखूंगा कि लॉसेस पोस्ट वालों के साथ मिला के ये भी कर दूं, ताकि एक्स्ट्रा क्लास ना रहे, ज़रूरत ना रहे, वो करा दूंगा। सेल टैक्स के न्यूमेरिकल अभी हमने 2 रहते हैं और वो करने हैं। सेल टैक्स के पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल में कोई 2-4 एडजस्टमेंट्स हैं, वो आपको बतानी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हो जाएंगी। और एक काम हमारा रह जाएगा, वो है बिजनेस और एओपी के न्यूमेरिकल्स। उस पर मेरी अभी अपनी खुद भी तसल्ली नहीं है, तो आपकी क्या होनी है? वो सवाल कोई मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई 4-5 आपको करा दूँ, जैसे सेल टैक्स के 7-8 हो जाएंगे, ज़रा तसल्ली हो जाएगी। सैलरी के हमने काफ़ी कर लिए, तसल्ली हो गई। बिजनेस एओपी में ना ज़रा मेरी अपनी तसल्ली नहीं है, तो वो मैं देखूंगा कि शायद थर्सडे को क्लास रख लूँ, ताकि उसी में कर दूँ। पोस्ट वाले तो यही कह रहे थे, लेकिन मेरा अपना इरादा था कि नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे को रख लूँ। तो वो बहरहाल है, देख लेंगे क्या करना है। जी, मॉक है, तुमने कौन सा देना है मॉक? अच्छा चलें, ठीक हो गया, चलें कर लेंगे थर्सडे को इंशाल्लाह, कर लेंगे। वेरी मच इन कंट्रोल इंशाल्लाह, कोई मसले वाली बात नहीं। मैं पोस्ट वालों से पूछता हूँ ना, मुझे पता नहीं है कि वो 10:30 के बाद फ्री होते हैं कि नहीं। मतलब वो इधर ही आ जाएंगे ना, तो आपकी उनकी एक्स्ट्रा क्लास होगी, आपकी तो नॉर्मल होगी। ठीक है, चलें इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। कल मैं उनसे पूछ लूंगा ना क्लास के क्या टाइमिंग्स वगैरह है, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह। ऑनलाइन वाले मेरी बातें सुन रहे थे, किसी ने दसी ना। अल्लाह हाफिज़।